हाय, आई एम अनिकेत। तुम लोग जानते हो कि बॉटनी फैकल्टी हूँ। और क्या था ना, फर्स्ट दिन हम लोगों का मैराथन थोड़ा सा लेट में स्टार्ट हुआ था। और हम लोगों का एक ही चैनल है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है ना, हम लोगों का लाइव शेड्यूल था 1 तारीख तक। तो 25 में मेरा मतलब 11 बजे से लाइव था, बट बहुत सारा टेक्निकल ग्लिच इसके कारण अल्टीमेटली बहुत टाइम मेरा वेस्ट हो गया। तो मेरे को सिर्फ 5 घंटा ही मिला था, क्योंकि उसके बाद 7 बजे से और एक लाइव था हम लोग का ऑल इंडिया रैंक 1 जो है थे तुम्हारा अर्घदीप दत्तो का लाइव था। दैट्स वाई हम लोगों का वो वाला खत्म, मतलब हमको और टाइम नहीं मिला था। तो क्या है ना, लाइव शेड्यूल था, ऐसे करके हम लोग एक प्लान बना लिए कि लास्ट मोमेंट है, अगर थोड़ा सा आगे ये वाला हम लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई कर सकते थे तो आगे ही तुम लोग को अपलोड कर देते, तुम लोग देख सकते थे। हम जानते बहुत टाइम कम मतलब बाकी है, बट फिर भी लास्ट में तो लोग बॉटनी एंड जूलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो हम ये वीडियो उसके लिए ही है, सेकेंड वाला पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन उतना टाइम नहीं मिला था। और सेल में एक्चुअली टेक्निकल इश्यू इतना ज्यादा हुआ था कि सेल में उसके आगे ना मेरा थोड़ा बहुत दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया था, और इसके कारण सेल में भी बहुत ज्यादा टाइम मेरा को लग गया था। 1.5 घंटे तक सेल में ही लग गया था। उसके बाद हमको समझ में आया था गेम, और हम बहुत जल्दी जल्दी कर लिए थे, क्योंकि 24th में प्लानिंग हुआ था और 25th में मैराथन है। 24th में 10 बजे में रात में बोले थे। 25th में जब मैराथन में लाइव आए थे तब अल्टीमेटली बहुत सारा टेक्निकल ग्लिच, वीडियो इशू, ये वाला वो वाला मतलब स्क्रीन छोटा हो जा रहा था, क्योंकि हम लोग जब लिखते हैं क्लास में तब स्क्रीन छोटा करके ही लिखते हैं, उतना बड़ा करते नहीं है। अंडरस्टैंड? इस सब के कारण ये वाला चीज हो गया था, और इसके कारण मतलब 6 चैप्टर ही कंप्लीट हो पाया था। जो लोग नहीं देखे देख सकते हो, जो लोग मतलब थोड़ा बहुत रिवीजन करने के लिए चाहते हैं। अच्छा, टारगेटेड ऑडियंस कौन है? जो लोग मतलब नीट दोगे उन लोग, मतलब वो वाला बच्चा जो अच्छे से पढ़ लिए ठीक है, और नहीं देखना है नहीं देखना है। अगर किसी को लग रहा है कि सर मॉर्फोलॉजी में फैमिली में कुछ जगह पे प्रॉब्लम है, तुम्हारा इसके बाद फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में अगर एक बार बोल देंगे तो रिवाइज हो जाएगा। अंडरस्टैंड ना? सिमिलरली जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ कुछ पार्ट में सर प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए हम पूरा पूरा बोल रहे हैं। अंडरस्टैंड ना? और लास्ट में एक एक चैप्टर का प्रीफेस में और मतलब सामारी भी हम बोल दे रहे। ठीक है, ठीक है। प्रीफेस और सामारी भी अल्टीमेटली बोल देंगे, तो इससे क्या होगा, तुम लोगों का बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। लास्ट मोमेंट में सपोज किसी ने कोई चीज भूल गए हो, एक पार्टिकुलर टॉपिक देखना है, यूट्यूब सर्च करोगे, आध घंटा 1 घंटा एक पार्टिकुलर टॉपिक में चला जाएगा। उसकी वजूद क्या कर सकते हो, ये इंस्टेड ऑफ दैट तुम लोग हम जो बोल रहे हैं अल्टीमेटली सुन लो एक बार, जस्ट 0.5x में या 1x में अल्टीमेटली सुन लो। टारगेटेड ऑडियंस कौन है? जो अल्टीमेटली नीट देने के लिए जा रहे हो। अंडरस्टैंड ना? लास्ट मोमेंट में बॉटनी रिवीजन कर रहे हो, वो लोग क्या कर सकते हो, मेरे साथ साथ बुक को रख दो, एनसीईआरटी को रख दो और उसको अल्टीमेटली रिवाइज कर लो। हम लगभग मेन इंपॉर्टेंट चीज एंड सब कुछ ही बोलेंगे, सब चीज एक बार करके बोलेंगे। ज्यादातर लिखने का टाइम होगा नहीं, हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। अंडरस्टैंड ना? एकदम डिटेल्ड एनसीईआरटी, और उसके साथ साथ क्या क्या वैरायटीज क्वेश्चन आ सकते हैं ये बोल देंगे, और प्रीफेस एंड समरी भी बोल देंगे। और अगर तुम लोगों को अच्छा लग गया, अंडरस्टैंड ना, अगले दिन प्रीफेस और समरी भी बाकी आगे वाला जो चैप्टर्स का प्रीफेस एंड समरी नहीं बोले थे उसको आध घंटा बाय 1 घंटा का वीडियो बना के ये दे देंगे। तो अभी मतलब 11:50 हो गया। 11:50 से 4:30 तक हम ट्राई कर रहे पूरा जितना बाकी है, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी ये वाला पार्ट बाकी था। एनाटॉमी हम आगे कर दिए थे क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम था, मॉर्फोलॉजी में टाइम ज्यादा लगता, दैट्स व्हाई एनाटॉमी आगे कर दिए थे, और बाकी चैप्टर्स हो गया था। तो 6 चैप्टर उस दिन हो गया। 11 का 4 चैप्टर और 12 का 7 चैप्टर हम लोग अभी पढ़ेंगे। 11 चैप्टर्स 5 घंटा लगभग। अंडरस्टैंड ना? उसमें 1 2 3 4 4.5 घंटा में करेंगे, और थोड़ा सा अगर बाकी रहेगा कल अल्टीमेटली देख लेना। अच्छा, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो नीट दोगे एंड लास्ट मिनट में रिवीजन करना चाहते हो, पास में बुक लेके बैठे रहो। अंडरस्टैंड ना? सेकेंड चीज, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो 11 से 12 में उठ रहे हो। अंडरस्टैंड ना? 12 में पढ़ रहे हो, 11 वाला रिवीजन हो जाएगा, तो वीडियो अगर देख लोगे। फर्स्ट वाला वीडियो में वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा खराब है सेल के टाइम, उसके बाद सही हो गया था, और मेन पॉइंट बोले, पूरा नहीं बोले, बट ये वाला चीजें हम पूरा बोलेंगे। तो जो वाला बच्चे 12 में पढ़ते हो और 11 अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ, वो एक बार 11 देख सकते हो। अगर तुम लोग सब जानते हो तो मत सोचना कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो तुम लोगों का मतलब कोई कॉन्सेप्ट गेन के लिए, रिवीजन के लिए है, अट्रैक्शन के लिए है नहीं। अंडरस्टैंड? जो लोग पढ़ लिए वो लोग,
और टारगेटेड ऑडियंस वो भी हो सकते हैं जो लोग सब कुछ जानते हैं, अंडरस्टैंड ना, कोई भी न्यू टीचर हो सकते हैं, अंडरस्टैंड ना, मास्टर्स मास्टर्स कर लिए, पीजी कर लिए, व्हाटएवर, अल्टीमेटली ई लाइन में न्यू है, ये लाइन में आना चाहते हैं, वो लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि हम बहुत स्पीड में सब कुछ बोल देंगे, कवर कर देंगे, अल्टीमेटली एक आइडिया तो मिल जाएगा सबको, समझ में आया ना। तो 3 लोगों के लिए टारगेटेड ऑडियंस मेरा ये है, जो लास्ट में नीट मतलब एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, सब कुछ जानते हो, रिविजन के पर्पस कर रहे हो, तो वो वाला जितना भी रिमेनिंग चैप्टर्स है वो सब कुछ हम एनसीईआरटी से बोल दे रहे हैं, अंडरस्टैंड ना। और किसके लिए है, जो 12th में पढ़ रहे हो, 11 रिवीजन करना चाहते हो, अंडरस्टैंड ना, बाद जब 12th खत्म हो जाएगा तब भी अल्टीमेटली 11 12 दोनों ही देख सकते हो, प्रीफेस हमारी भी बोल दे रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड ना। ओके, और एक्चुअली मेरा फर्स्ट डे था उस दिन, और उसमें इतना टेक्निकल ग्लिच और ये हुआ और टाइम भी नहीं मिला था, तो मैंने बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और मेरे को बहुत खराब लग रहा था कि बच्चे के हित के लिए कुछ करने का ट्राई किए थे, बट द थिंग इज टाइम के वजह से, इनएडुकेट टाइम, इनएडुकेट टेक्निकल ग्लिच के लिए थोड़ा बहुत खत्म नहीं हुआ था। तो आज मैं बहुत हैप्पी हूं, नहीं थोड़ा सा देर हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया, अगर ये वाला प्रेजेंस ऑफ माइंड हम लोग अप्लाई कर लेते तो थोड़ा सा आगे स्टार्ट कर सकते थे, बट व्हाटएवर, जो भी है, अंडरस्टैंड ना। एटलीस्ट जो बच्चे लास्ट में बॉटनी रिवीजन कर रहे हो उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, देख लो। 12 वाला बच्चे के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि क्लास 11 में जो भी है, जो भी तुम लोग पढ़ चुके हो, या 12 में जाके जो भी तुम लोग पढ़ोगे उसका थोड़ा बहुत जिस्ट रिव्यू दे रहे हैं। दैट मींस कोई चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद फिर भी देख सकते हो, अंडरस्टैंड ना, उसके बाद एक बार देख सकते हो जो बोल दे रहे। चलो और बात ना करके स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस मतलब जानते हो, फोटोन मतलब सनलाइट व ऑप्टिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है, अंडरस्टैंड आ रहा है, इसके कारण एटीपी एंड एनएडीपीएच बनेगा, और उस एटीपी एंड एनएडीपीएच को यूटिलाइज करके सिंथेसिस होगा। किसका सिंथेसिस होगा? ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा, समझ में आना, जो स्टार्ट फॉर्म में रहेगा, समझ में आना बाबा। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, अंडरस्टैंड ना, फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद देख भाई, अच्छा, the green plant make or rather synthesizes the food they need through photosynthesis and are therefore called autotrophs। ये हम लोग जानते हैं, बहुत इजी है, नहीं देगा। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसा है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस by which they use light energy to drive the synthesis of organic compounds। अंडरस्टैंड ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, a physiochemical process by which they use light energy to drive the synthesis of organic compound। That means क्या है? ऑप्टिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट आएगा, लाइट के कारण अल्टीमेटली क्या होगा? एटीपी एनएडीपीएच बनेगा, अंडरस्टैंड ना, और इसको एटीपी एनएडीपीएच बनेगा और इसको यूटिलाइज करके CO2 से ग्लूकोज बन जाएगा, अंडरस्टैंड ना, CO2 से ग्लूकोज बन जाएगा, अंडरस्टैंड ना, CO2 से ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। बहुत अच्छी समझ ले, CO2 से ग्लूकोज बना रहे हो, CO2 लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है और ग्लूकोज जो है हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है। तो लो मॉलिक्यूलर कंपाउंड से हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड हमको बनाना है, दैट मींस एक एनाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करना है, और एनाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहां से आएगा? लाइट आने के लिए, सनलाइट और ऑप्टिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट आने के लिए, राइट। एटीपी बना था, उस एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होगा जो CO2 से ग्लूकोज बनाएगा, और CO2 से जब ग्लूकोज बन रहा है तब अल्टीमेटली देखो, CO2 से ग्लूकोज बन रहा है मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है कार्बन का, समझ में ना। यहाँ पे O2C मतलब CO2 मतलब ये -4 ये +4, अंडरस्टैंड ना, तो ये हो जाएगा 0, तो 0 माइनस +4 मतलब -4। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मतलब रिडक्शन। देखो, तो अल्टीमेटली एच एडिशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन होने के लिए रिड्यूसिंग पावर व रिड्यूसिंग एजेंट का जरूरत है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? एनएडीपीएच। तो एटीपी प्रोवाइड करता है एनर्जी और एनएडीपीएच प्रोवाइड करता है रिड्यूसिंग पावर। तो एनएडीपीएच एक्ट करता है कैसे? ना, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, अंडरस्टैंड। उसका ऑक्सीडेशन होता है H+ ऑक्सीडेशन मतलब डिहाइड्रोजनेशन होना, डिहाइड्रोजनेशन होगा तो H+ रिलीज होगा, और उस H+ को यूटिलाइज करके CO2 से ग्लूकोज बना लेंगे, समझ में आया ना। तो ये लाइन ये है कि ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस बाय व्हिच दे यूज लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी के यूज करके एटीपी एंड एनएडीपीएच बना, और उस एटीपी एंड एनएडीपीएच को इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, मतलब CO2 से ग्लूकोज बना। CO2 से ग्लूकोज एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म के लिए एटीपी चाहिए, एटीपी आएगा लाइट रिएक्शन से, अंडरस्टैंड। सिमिलरली नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का 2 तरीका है, एक नॉन साइक्लिक एक साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में हम लोगों का एनएडीपीएच भी बनेगा, अंडरस्टैंड ना, और एनएडीपीएच एक्ट करेगा एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, उसका ऑक्सीडेशन होगा, H+ रिलीज होगा एंड CO2 से ग्लूकोज बनेगा, अंडरस्टैंड ना। तो एटीपी एक्ट मतलब एटीपी प्रोवाइड करेगा एनर्जी एंड एनएडीपीएच प्रोवाइड करेगा रिड्यूसिंग पावर, समझ में आया ना कंसेप्ट? ओके,
अल्टीमेटली ऑल, अंडरस्टैंड ना, एनसीईआरटी का ये जो वर्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली all, understand now, all living forms on earth depend on sunlight. All living forms on earth depend on sunlight for energy. The use of energy from sunlight by plants doing photosynthesis is the basis of life on earth. Basis of life क्या है? photosynthesis. तो basically ये क्या हुआ? photosynthesis physicochemical reaction है। उसके बाद all living or forms on earth depend on sunlight or energy. The use of energy from sunlight by plants doing photosynthesis is the basis of life on earth. Understand ना, कंज्यूम किया ना? ओके, अच्छा, ड्यू टू टू रीजंस, एक है अल्टीमेटली प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। अल्टीमेटली क्या होता है, हम लोग जब नॉन साइक्लिक पढ़ेंगे तब देखेंगे, अंडरस्टैंड, नॉन साइक्लिक जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि एक ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी आएगा, ऑप्टिमम एनर्जी आएगा, अंडरस्टैंड, और ग्रानुलर एमिली में परफॉर्म्ड होगा, अंडरस्टैंड ना। तो ग्रानुलर एमिली में क्या होगा, जब अल्टीमेटली नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ड्यू टू कमिंग ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, एंड एक जहां से एक्साइटेड होगा मतलब P680 से एक्साइटेड होगा, वहां पे नहीं आएगा, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और उस इलेक्ट्रॉन लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए हायर प्लांट्स में अल्टीमेटली वाटर एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, वाटर का स्प्लिट होगा, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन रिलीज होगा, अंडरस्टैंड ना। तो एनसीईआरटी में जो ये जगह लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड ना, तो ये जो जगह लिखा हुआ है, तो इतना तक हो गया हम लोगों का। तो हम लोग इतना रखेंगे जो जगह हम लोगों का जरूरत है। तो अल्टीमेटली एनसीईआरटी जो लिख रहा है यहां पे कि एक जो है मेमोरी दूसरा फोटोसिंथेसिस का दो रीजन है, इंपॉर्टेंट टू रीजंस। एक है अल्टीमेटली क्या है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, एंड सेकेंड क्या है, अंडरस्टैंड, सेकेंड है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, अंडरस्टैंड, इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। तो ड्यू टू कमिंग ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन लॉस होगा P680 से, जो लॉस होगा इलेक्ट्रॉन, जहां से लॉस होगा मतलब P680 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और P680 में रिटर्न बैक करके नहीं आएगा, दैट्स व्हाई नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। और ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर इज बेसिकली वाटर स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन अल्टीमेटली रिलीज होगा, अंडरस्टैंड, ये दो कारण है। समझ में आना, हो गया हम लोगों का। तो अल्टीमेटली यहां से हम लोग को क्या पढ़ना पड़ा, एक है अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस बेसिस है, ऑल लिविंग फॉर्म ऑफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट। इसके बाद क्या है ना, दो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस का रीजन है, अंडरस्टैंड ना, ये वाला चीज है। और जहां पे ऑल लिखा है, ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट और एनर्जी। तो सेकंड वाला पैराग्राफ जो है, सेकंड वाला पैराग्राफ में अल्टीमेटली एनसीईआरटी बोल रहे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो लाइट चाहिए, अंडरस्टैंड ना, ये एक के बारे में बोले, अंडरस्टैंड ना, लाइट चाहिए, और एक चाहिए क्या, ग्रीन पार्ट चाहिए, अंडरस्टैंड ना, मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, राइट। इसके बाद CO2 चाहिए, अंडरस्टैंड ना, कंज्यूम ना, ये सब जो चाहिए, ये सब का जो लाइट है, ग्रीन पार्ट, अंडरस्टैंड ना, कंज्यूम ना, इसके बाद CO2, ये सब जो चाहिए, अंडरस्टैंड ना, ये दिखाए। तो बोल रहे कि सम सिंपल एक्सपेरिमेंट यू मे हैव डन इन द अर्लियर क्लासेस हैव शोन the chlorophyll, green pigment of the leaf, light and CO2 are required for photosynthesis to occur, understand ना। that means chlorophyll जो है, understand, green pigment of the leaf है, जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है, राइट, लाइट चाहिए एंड CO2 चाहिए। तो फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट में क्या है, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, ग्रीन पार्ट में अल्टीमेटली क्या है, ग्रीन पार्ट में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, अंडरस्टैंड ना, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, अंडरस्टैंड ना। तो जब सनलाइट आएगा व ऑप्टिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट आएगा, तो ये जो क्लोरोफिल है, अंडरस्टैंड ना, क्लोरोफिल है, इसके कारण फोटोसिंथेसिस होगा, एंड फोटोसिंथेसिस होने के लिए ग्लूकोज बनेगा। इसके बाद ग्लूकोज जो है स्टार्च फॉर्म में रहेगा, और ये स्टार्च जो है वो एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन देके बनता है, समझ में आया ना। तो क्या बोले हम कि अल्टीमेटली ये पैराग्राफ में क्या लिखा है ना, पैराग्राफ में लिखा है फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। एक तो क्लोरोफिल का रिक्वायरमेंट है, एक है लाइट का एंड CO2 का रिक्वायरमेंट है। इसके बाद वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या है, नॉन ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, हम जल्दी बोल दे रहे हैं, ये बहुत इजी है, नॉन ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा एंड ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा। कैसे समझेंगे, नॉन ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, स्टार्च नहीं बनेगा, मतलब ग्लूकोज से स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा। स्टार्च फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो अगर आयोडीन देंगे तो ब्लू ब्लैक फॉर्मेशन नहीं होगा, कंसीडर किया ना। बट ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल है, अंडरस्टैंड, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट है मतलब क्लोरोफिल है मतलब फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस अगर होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन अगर होगा तो स्टार्च फॉर्मेशन होगा, अंडरस्टैंड। स्टार्च क्या है, स्टार्च इज बेसिकली, स्टार्च जो है
बेसिकली एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन देके बनता है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन देके बनता है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन देके बनता है। एमाइलोज में अल्टीमेटली क्या होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड एक बॉन्ड होता है, दैट्स व्हाई हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो जब आयोडीन दोगे तो आयोडीन ट्रैप हो जाएगा, दैट्स व्हाई अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो ब्लू ब्लैक कलरेशन देगा। बट नॉन ग्रीन पार्ट में स्टार्च बनेगा नहीं, स्टार्च बनेगा नहीं, दैट मींस क्या होगा, उसमें अगर तुम आयोडीन दोगे तो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, दैट मींस नेगेटिव रिजल्ट शो करेगा। इसके माध्यम से हम लोग समझ में, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझ पाते कि ग्रीन पार्ट जो है उसमें क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है लीफ का, एंड ग्रीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो ये वाला पैराग्राफ क्या बोल रहे हैं कि नॉन, एक वेरीगेटेड लीफ ले लिए, अंडरस्टैंड, नॉन ग्रीन पार्ट में अल्टीमेटली अगर आयोडीन देंगे तो वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉन ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हुआ तो अल्टीमेटली क्या होगा ना, स्टार्च फॉर्मेशन होगा नहीं, स्टार्च फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो आयोडीन अगर देंगे ब्लू ब्लैक फॉर्मेशन नहीं होगा। और तुम्हारा ग्रीन पार्ट जो है, ग्रीन पार्ट में अल्टीमेटली क्या होगा ना, फोटोसिंथेसिस होगा, दैट्स व्हाई अब अगर आयोडीन देंगे तो स्टार्च फॉर्मेशन हो रहा है, स्टार्च में एमाइलोज है, एमाइलोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, दैट्स व्हाई हेलिकल फॉर्मेशन हो रहा है, आयोडीन वहां पे ट्रैप हो जाएगा, ब्लू ब्लैक फॉर्मेशन होगा, पॉजिटिव टेस्ट होगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा और वहां पे नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो ये सेकंड, मतलब सेकंड पैराग्राफ हो गया। इसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, सॉरी, इसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, इसके बाद दिखाया कि CO2 इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं, अंडरस्टैंड ना, ये वाला पार्ट में अंडरस्टैंड ना, यहां पे दिखा रहा है कि CO2 इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं, अंडरस्टैंड ना, क्या है, एक में अल्टीमेटली देखोगे यहां पे लिखा है कि अल्टीमेटली हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किए थे, अंडरस्टैंड ना, हाफ लीफ आगे बोल दे रहे हैं, उसके बाद एक बार पढ़ देते हैं, मैं मतलब रीडिंग पढ़ेंगे एनसीईआरटी। तो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या है, हाफ पार्ट अल्टीमेटली टेस्ट ट्यूब के भीतर में रखे, हाफ पार्ट एक्सपोज किए सनलाइट में, हाफ पार्ट एक्सपोज किए सनलाइट में, अंडरस्टैंड, हाफ पार्ट इसके भीतर में रखे, इसके भीतर में सब कुछ ये, बट एक केओएच उस टेस्ट ट्यूब के भीतर हम लोग केओएच सोक्ड कॉटन में केओएच दे दिए, अंडरस्टैंड। केओएच क्या करते हैं, CO2 को सोक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो CO2 अगर नहीं है तो ग्लूकोज नहीं बनेगा भीतर वाला पार्ट में, और कैसे समझेंगे, सेम चीज, वहां पे आयोडीन दे देंगे, नेगेटिव रिजल्ट शो करेगा। और बाहर वाला जगह जहां पे हम लोग CO2 को मतलब CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर लिए, अंडरस्टैंड ना, मतलब वहां पे CO2 भी है, ग्रीन पार्ट तो है ही, अंडरस्टैंड ना, तो CO2 भी है, ग्रीन पार्ट भी है, अंडरस्टैंड ना, फोटोसिंथेसिस होगा, स्टार्च फॉर्मेशन होगा, दैट्स व्हाई यहां पे पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा। तो भीतर में बाकी सब कुछ था टेस्ट ट्यूब के भीतर में, बट द थिंग इज हम केओएच दे दिए थे, अंडरस्टैंड ना, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा था, दैट्स व्हाई अल्टीमेटली क्या है, इससे क्या समझेंगे, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ भीतर वाला पार्ट में, अंडरस्टैंड ना, इसलिए अल्टीमेटली वो स्टार्च नहीं बना, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं बना, स्टार्च नहीं बना मतलब क्या है, अल्टीमेटली तुम्हारा स्टार्च नहीं बना, मतलब यही हुआ कि अल्टीमेटली अगर तुम आयोडीन दोगे तो नेगेटिव रिजल्ट शो करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को समझ में आ गया कि CO2 इज इंपॉर्टेंट। देखो, अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड आउट where a part of lip is enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton, understand, which absorbs CO2, understand, while the other half is exposed to air, exposed to air है, that means वहां पे CO2 मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज से स्टार्च फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर आयोडीन देंगे पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा। हो गया, अंडरस्टैंड ना, कस करना, ओके। इसके बाद ये वाला एक्सपेरिमेंट प्रेस्ले का बहुत इंपॉर्टेंट है, ना, कब किए थे ये वाला, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, फटक से बोल दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड ना। तो क्या देखे थे कि अल्टीमेटली देखो, एक बार्निंग कैंडल को रखे हो या एक मतलब माइस को रखे हो एक एनक्लोज स्पेस में, अंडरस्टैंड ना, तो दोनों ही मर जाए, मतलब बार्निंग कैंडल अल्टीमेटली एक्सटिंग्विश हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा ना, मर जाएगा, अंडरस्टैंड ना। दैट मींस ये ब्रीथ करता है यार, क्या, तो अल्टीमेटली क्या होता है, कोई ये निकलता है जो अल्टीमेटली पॉइजनस बा कुछ हार्मफुल है, अंडरस्टैंड ना। इसके कारण ये वाला यहाँ पे देखो, he concluded that, इसलिए ये लाइन है, अंडरस्टैंड है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, he concluded that a burning candle or an animal, he concluded that a burning candle or an animal that breathed the air both somehow damage the air, अंडरस्टैंड है। यहां से क्या समझ में आया कि अल्टीमेटली हम माइस भी मर गया कुछ टाइम के बाद एंड ये भी अल्टीमेटली बुझ गया, राइट। तो दैट मींस क्या हुआ कि ये ब्रीथ द एयर एंड इसके कारण एयर डैमेज हो रहा है। इसके बाद इन्होंने एक मिंट प्लांट रख दिए, कंसिडर ना, इसके बाद बट व्हेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट, अंडरस्टैंड ना, मिंट का एग्जांपल स्टोलोन में पढ़े थे, जैस्मिन एंड मिंट, कंसिडर ना, वो मिंट प्लांट जब रख दिए तो मिंट प्लांट हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेटिक है, कितना बजा,
एक बार देख लेते हैं 12:13 है, ठीक है 30 मिनट हुआ। अच्छा कैसे क्या ना, मेन प्लांट जब रख दिए थे अंडरस्टैंड ना, तब क्या हुआ कि माइस भी सरवाइव कर गए अंडरस्टैंड ना, एनिमल मर नहीं गए अंडरस्टैंड ना, और ये भी बुझ नहीं गया अंडरस्टैंड ना, कैसे क्या ये जल रहा है अंडरस्टैंड ना। तो अल्टीमेटली इसके कारण क्या है कि ये जो प्लांट रखे वो प्लांट रिस्टोर किए अंडरस्टैंड ना। तो ये जो इसके कंक्लूजन क्या निकला कि ये दोनों ब्रीथ करने के कारण जो एयर डैमेज होता है, मतलब एयर क्वालिटी जो डैमेज हो रहा है उसको रिस्टोर कौन कर रहा है, ये प्लांट अंडरस्टैंड ना। अभी तो हम लोग जानते हैं कि ये मतलब O2 छोड़ते, ये O2 लेते और CO2 को देते, CO2 ये लेते, ये तो बच्चा का चीज है अंडरस्टैंड करना, इसलिए ये लिखा है। बट व्हेन ही प्लेस्ड अ मीन प्लांट in the same bell jar, he found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn. Priestley hypothesis as follows: plant restored to the air, plant restored to the air whatever breathing animals and burning candles remove. Understand ना? तो वहां से जो निकल रहा था उसको रिस्टोर कौन कर दिया, मेन प्लांट कर दिए अंडरस्टैंड ना, कैसे करना। ओके क्या है, ठीक है। इसके बाद इंजन हाउस वाला एक्सपेरिमेंट आ गया। देख इंजन हाउस क्या दिखाए थे कि सनलाइट इज एसेंशियल अंडरस्टैंड ना, कैसे करना। प्रीस्ले वाला एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रीस्ले का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए अंडरस्टैंड ना इंजन में, अंडरस्टैंड ना इंजन में प्रीस्ले वाला एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म किए, बट एक डार्क में किए और एक अल्टीमेटली तुम्हारा लाइट कंडीशन में किए। तो लाइट कंडीशन में करने के बाद दिखाए कि अल्टीमेटली लाइट करने के कंडीशन में बाद दिखाए कि लाइट इज इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड ना, लाइट इज इंपॉर्टेंट। डार्क में नहीं हो रहा था, डार्क में ये मर जा रहा था, बट लाइट में अगेन अल्टीमेटली तुम्हारा ठीक हुआ था। तो लाइट में दैट मींस इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला कि लाइट इज इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड ना। तो लाइट इज इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड ना, क्या ना। देख इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद एन aquatic plant showed that in bright aquatic plant हाइड्रिला लिए थे उन्होंने अंडरस्टैंड ना, ये वाला पार्ट है कि देख तो बहुत अच्छा समझ ले। इंजन हाउस इन show that in bright sunlight small bubbles will form। तो भालो करे पूछ प्रीस्ले डिस्कवर किए, बट ये जो स्मॉल बबल है उसको जो ऑक्सीजन है ये इन्फर किए थे अल्टीमेटली इंजन हाउस ने। देखो बहुत अच्छा समझ ले, स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स while in the dark they did not। later he identified these bubbles to be oxygen understand, later he identified माने इंजन हाउस ultimately identify করেছিল, hence he showed that it is the only green part of the plant that could release oxygen। green part of the plant। तो बबल क्यों निकल रहा है, क्योंकि ड्यू टू कमिंग ऑफ फोटोन अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर P680 से निकल रहा था और वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन P680 में रिटर्न बैक करके नहीं आया अंडरस्टैंड ना, इस इलेक्ट्रॉन लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के माध्यम से वाटर टूट गया था, वाटर टूट गया था इसलिए ऑक्सीजन रिलीज हुआ था, इसलिए ऑक्सीजन वहां पे था अंडरस्टैंड जो बबल्स है अंडरस्टैंड। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। इंजन हाउस अल्टीमेटली क्या क्या समझे, एक है इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट से अल्टीमेटली दोनों चीज है अंडरस्टैंड ना। हम लोगों को 1240 में खत्म करना है ये फोटोसिंथेसिस अंडरस्टैंड ना, और पूरा खत्म करेंगे कंसिडर करना। एक एक चीज ऐसे बोलेंगे जो लास्ट में पढ़ रहे हो उसका बहुत बेनिफिट होगा अंडरस्टैंड ना, कंसेप्ट क्लियर। तो क्या हुआ, एक है सनलाइट इज एसेंशियल इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट से अंडरस्टैंड ना, ये वाला एक कंक्लूजन है। और सेकंड है अल्टीमेटली क्या है ना, इंजन हाउस इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद एन aquatic plant showed that in bright sunlight small bubbles were formed around the green parts while in the dark they did not understand ना। तो अल्टीमेटली he showed that it's only understand ना the green part of the plant that could release oxygen। अच्छा इसके बाद अल्टीमेटली चले आते तो इंजन हाउस का। तो फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट में हम लोग समझ गए कि ग्रीन पार्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला में हम लोग समझ गए एब्जॉर्बेंट कॉटन वाला मतलब CO2 रिक्वायर्ड है, थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट में हम लोग समझ गए, प्रीस्ले वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। रिस्टोर कौन करता है, मेन प्लांट रखने के लिए एयर क्वालिटी को रिस्टोर कर दिए अंडरस्टैंड ना, जो डैमेज कर रहा था उसको रिस्टोर कर दिए थे। दोनों ही डैमेज करता है, ये भी प्रीस्ले वाला एक्सपेरिमेंट से, रिस्टोर करता है प्लांट रखने के लिए, ये भी प्रीस्ले वाला एक्सपेरिमेंट से। इसके बाद इंजन हाउस वाला एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, इंजन हाउस वाला एक्सपेरिमेंट से पता चला कि सनलाइट इज एसेंशियल अंडरस्टैंड ना। और क्या पता चला कि अल्टीमेटली सनलाइट के प्रेजेंस में ही वो ग्रीन रीजन के पास में बबल बनेगा और वो बबल जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन है। अच्छा इट वॉज नॉट अंटिल अबाउट 1854 दैट जूलियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रीन पार्ट में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से अल्टीमेटली स्टार्च फॉर्मेशन होता है। ये बहुत इजी है, आएगा नहीं उतना अंडरस्टैंड। ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो provided evidence for production of glucose when plants grow. Glucose is usually stored as starch. His later studies showed that the green substance in plants chlorophyll, as we know it now, is located in the special bodies that is chloroplast. Understand? ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। He found that the green parts in plant
is where glucose, green part in plant is where glucose is made and that the glucose is usually stored as starch. मेमोरी में घुसा ना, तो ग्रीन पार्ट में अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, अंडरस्टैंड करना। ग्रीन पार्ट कहां पे? अल्टीमेटली क्लोरोप्लास्ट जो है सेल ऑर्गेनेल, उसमें क्लोरोफिल रहता है, दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस होता है, राइट। यहाँ पे बहुत अच्छे वाला लाइन देख, ग्लूकोज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, क्या क्या है ये वाला पार्ट है कि एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो प्लांट जब ग्रो कर रहा है, तो अल्टीमेटली ग्लूकोज, अल्टीमेटली क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। व्हेन प्लांट्स ग्रो, प्लांट ग्रो कर रहा है तो ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहा है। ग्लूकोज स्टोर हो रहा है किस फॉर्म में? द स्टार्च फॉर्म में। ग्लूकोज क्या फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च फॉर्म में। हिज लेटर स्टडी शो दैट, ये वाला एक होगा। तो इसमें क्या समझ में आया? प्लांट जब ग्रो कर रहे हैं, ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज अल्टीमेटली स्टार्च फॉर्म में स्टोर हो रहा है। कंसेप्ट इसकी है ना। इसके बाद अल्टीमेटली क्या है ना, हिज लेटर स्टडी शो दैट green substance in plants chlorophyll as we know it now is located in special body। मतलब क्या है ना, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ये वाला ये लेटर स्टडी में समझ में आया। तो वॉन सेचेस का अंडरस्टैंड ना, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। एक है अल्टीमेटली उन्होंने बोले कि प्लांट जब ग्रो कर रहा है, तो अल्टीमेटली ग्लूकोज जो प्रोडक्शन हो रहा है, ग्लूकोज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये जो कहां पे रहता है ना, ये लेटर स्टडी में क्या समझ में आया कि अल्टीमेटली स्पेशल बॉडीज में, क्लोरोप्लास्ट में, इन द प्लांट सेल्स ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट इज वेयर ग्लूकोज इज मेड एंड दैट द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। नाउ कंसीडरिंग, अच्छा ये वाला एक्सपेरिमेंट, मतलब इसके बाद अल्टीमेटली जो टीडब्ल्यू एंगलमैन एक्सपेरिमेंट, इससे एक्शन स्पेक्ट्रम अंडरस्टैंड ना, ए फास्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज थस डिस्क्राइब्ड, इट रिजेंबल्स रफली, ये रफली कैलकुलेट किए थे अंडरस्टैंड, मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड बी का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो रफली अल्टीमेटली किए थे अंडरस्टैंड ना। ये वाला बहुत इजी है अंडरस्टैंड ना। एक एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन रखते अंडरस्टैंड ना। तो एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन मतलब क्या है? बैक्टीरिया व्हिच रेस्पिरेट्स एरोबिकली, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन में हम लोग क्लैडोफोरा रखे थे। क्लैडोफोरा, सपोज ये क्लैडोफोरा है, क्लैडोफोरा मतलब क्या है, हम उतना ड्राइंग फ्राइंग नहीं कर रहे क्योंकि भाई हम लोगों का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस अल्टीमेटली समझना है, मतलब रिविजन करना है अंडरस्टैंड। पढ़ तो तुम लोग लिए हो अंडरस्टैंड ना, तो बहुत अच्छे समझ ले बेसिकली क्या है रहा है। और अल्टीमेटली हम लोग ये तुम्हारा प्रिज्म दे रहा है, ये वाला लाइट जा रहा है अंडरस्टैंड है, ये स्प्लिट हो रहा है, व्हाटएवर इतना जानते। तो हम लोग देखेंगे सपोज एक ब्लू रीजन है और एक रेड रीजन है, उसमें ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया का, एरोबिक बैक्टीरिया ब्लू एंड रेड रीजन में ज्यादा रहेगा, समझ में आया ना, व्हाटएवर। तो क्लैडोफोरा, ये क्लैडोफोरा है। क्लैडोफोरा क्या है? एक ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस एल्गी। ग्रीन एल्गी मतलब क्लोरोफाइसी, ब्रांच फिलामेंटस, जैसे क्लैडोफोरा हो गया, पिथोफोरा हो गया। एनसीईआरटी में फिलामेंटस का एग्जांपल दिया हुआ है स्पाइरोगाइडा, इलोथ्रिक्स। बेसिकली ये दोनों क्या है? अनब्रांच फिलामेंटस। और ब्रांच फिलामेंटस कौन कौन सा है? क्लैडोफोरा, पिथोफोरा। तो इस क्लैडोफोरा, पिथोफोरा ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। इसको कहां पे रखे? एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन में रखे, एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन में रखे है अंडरस्टैंड ना, एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन में रखे। क्या देखे कि अल्टीमेटली ब्लू रीजन में एंड रेड रीजन में सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया एक्युमुलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि सनलाइट आने के लिए क्या हो रहा है? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, दैट मींस अल्टीमेटली क्या होगा? तुम्हारा फोटोन आने के लिए इलेक्ट्रॉन जहां से रिलीज होगा वहां पे नहीं आएगा, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। उस इलेक्ट्रॉन लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या हो जाएगा? वाटर। वाटर स्प्लिट, जहां पे अल्टीमेटली ज्यादा अल्टीमेटली एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन भी लिबरेट होगा, और जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया भी ज्यादा रहेगा। इससे अल्टीमेटली एक्शन स्पेक्ट्रम समझ में आया कि ब्लू एंड रेड रीजन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है एंड अल्टीमेटली वहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। कैसे फोटोसिंथेसिस? क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लिबरेशन ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन लिबरेशन ज्यादा हो रहा है, दैट्स व्हाई अल्टीमेटली एरोबिक बैक्टीरिया वहां पे ज्यादा एक्युमुलेट कर रहे हैं। ये सब लिखा हुआ है। इसके बाद जो है ये वाला चीज है कि अल्टीमेटली देखना ये जो बटन, अच्छा राफली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि राफली अंडरस्टैंड ना, कंसेप्ट क्या ना, ये वाला राफली है, ये वाला समझ में आ गया कि राफली, राफली वाला इंपॉर्टेंट है बहुत। राफली किए थे अंडरस्टैंड ना, एग्जैक्टली नहीं किए थे, राफली किए थे। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, देखो ये वाला चीज है CO2 प्लस H2O, CH2O प्लस O2। एक्चुअली बाबा बहुत अच्छे समझ ली, ये हम लोग बचपन से जो इक्वेशन लिखते हैं ऐसे तो होता नहीं, प्लांट दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करते अंडरस्टैंड ना। तो हम लोग जानते हैं कि फोटोन आने के लिए मतलब लाइट रिएक्शन आगे होता है,
लाइट्रेशन का दो तरीका हो सकता है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। ज्यादातर हायर प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस नॉन साइक्लिक करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन साइक्लिक में एटीपी एंड एनएडीपी दोनों ही बनता है। अंडरस्टैंड ना? कंसेप्ट क्लियर ना? एटीपी प्रोवाइड करता है एनर्जी एंड CO2 प्रोवाइड करता है अल्टीमेटली, सॉरी, एनएडीपी प्रोवाइड करता है क्या ना? रिड्यूसिंग पावर। इसलिए डार्क रिएक्शन में CO2 से ग्लूकोज बनेगा। समझ में आया ना बाबा? तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये जो तुम्हारा नॉन साइक्लिक जब होगा तो बहुत अच्छी समझ, ड्यू टू कमिंग ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। इलेक्ट्रॉन लॉस होने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस को मतलब इलेक्ट्रॉन P680 से रिलीज हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन कभी भी P680 में बैक नहीं करके आएगा। अंडरस्टैंड ना? उस लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए था। इलेक्ट्रॉन डोनर था तुम्हारा वाटर स्प्लिट हो रहा था। तो अल्टीमेटली अंडरस्टैंड ना? मेरे को करना, तो ये वाला है। अंडरस्टैंड ना? ये जो व्हाटएवर, ये जो ऑक्सीजन तब रिलीज हो रहा था, समझ में आया ना? तो अल्टीमेटली देख, अगर हम लोग देखें कि H2O से अगर ऑक्सीजन हो रहा है, सॉरी, H2O से अगर ऑक्सीजन हो रहा है, दैट मींस क्या है? हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, मतलब डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। बहुत अच्छी समझ ले। यहां पे अगर देखें तो 0, यहां पे कितना हुआ? -2। तो 0 -2 मतलब कितना हुआ? +2, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो H2O यहां पे एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन निकल रहा है। और ये जो H+, ये H+ CO2 के साथ कंबाइंड होके ग्लूकोज बन रहा है। अंडरस्टैंड ना? यहां पे ग्लूकोज नहीं दिखा है, यहां पे CH2O दिखाए। ये जो H2O है ये ऑल द टाइम O होगा ऐसा कोई बात नहीं है। ये H2O भी हो सकता है, H2AS भी हो सकता है। बात ये है कि फोटोन आने के लिए नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर होगा, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर होगा तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और उस इलेक्ट्रॉन लॉस को कंपेंसेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर हो सकते हैं या अल्टीमेटली पार्शियल सल्फर बैक्टीरिया में, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में वाटर होता है, पार्शियल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में अल्टीमेटली H2S हो सकता है। तो H2A कैन बी H2O और H2S। बेसिकली ये जो H2A है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। अंडरस्टैंड? H2O से अगर O2 हो रहा है दैट मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का यहां पे अल्टीमेटली -2 था क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल का 0 है, तो ऑक्सीजन का -2 था ऑक्सीडेशन नंबर। इससे कितना हुआ? 0 हुआ। तो -2 से 0 हो रहा है, 0 -2 इक्वल्स टू +2। अंडरस्टैंड ना? तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, H रिलीज हो रहा है और ये H+ CO2 के साथ कंबाइन हो गया, इसलिए C6H12O6 ग्लूकोज बन रहा है। कंसेप्ट क्लियर? मेरे दूसरा, तो ये जो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, अंडरस्टैंड? मेरे दूसरा देखो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है कॉर्नेलियस वैन नील। अंडरस्टैंड? हु बेस्ड, एक सेकंड, तो अल्टीमेटली देखोगे, अंडरस्टैंड? ओके, तो अल्टीमेटली क्या किए थे? एक एम्फेरिकल फॉर्मूला अल्टीमेटली आ रहा है। अच्छा देखो, तो अल्टीमेटली मिडिल ऑफ द 19th century the key features of the plant photosynthesis were known, namely that plants could use light energy to make carbohydrate from CO2 and water। এটা করেছিল H2O अल्टीमेटली कैन बी ये वाला। अच्छा, ये वाला तो समझ में आ गया सबको, अंडरस्टैंड? मेरे को सुना। इसके बाद ये जो है, अंडरस्टैंड? ग्रीन प्लांट में H2O इज द हाइड्रोजन डोनर। क्या हुआ? ओके ओके, अच्छा, ऑक्सीडाइज टू O2, सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज O2। क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे H2S सपोज इलेक्ट्रॉन डोनर है तो अल्टीमेटली सल्फर लिबरेट होगा। ये याद रखना है। अंडरस्टैंड ना? इनफैक्ट ताले ये वाला जो है, अंडरस्टैंड ना? ये जो वॉन नील है, अंडरस्टैंड ना? कस करना, हेंस इनफैक्ट, अंडरस्टैंड ना? वॉन नील, अंडरस्टैंड ना? मेरे गुजरा, सॉरी, अच्छा ये वाला रेड पेन ले लेते हैं। He inferred that the oxygen evolved by the green plant comes from H2O, not from carbon dioxide। अंडरस्टैंड ना? कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रहा है। क्या हुआ था? ये जो H2O है, सपोज H2O का ऑक्सीडेशन होगा तो O2 आएगा और H+ CO2 के साथ कंबाइंड होके अल्टीमेटली ग्लूकोज बनेगा। अगर ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता तो H2S से ऑक्सीडेशन होता, दैट्स व्हाई सल्फर लिबरेट होता। कंसेप्ट क्लियर ना? और ये वो तो डिफरेंशिएट कर पाओगे, बट ये वाला समझ में आ गया, राइट? और नहीं जा रहा है। अच्छा, इसके बाद दिस वाज लेटर प्रूव्ड that he inferred that the O2 evolved by the green plant comes from H2O, not from carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रहा है। ये जो है लेटर प्रूव बाय यूजिंग रेडियोएक्टिविटी टेक्निक। तो बच्चा लोग
तो C4 मतलब C3 साइकिल में रेडियो आइसोटोप पड़ता है, और एक जगह पे इंसर्टेड रेडियो आइसोटोप टेक्निक के बारे में बोले, अंडरस्टैंड ना, कसके ना, रूबेन कामेन हैसेड एक्सपेरिमेंट होता है ये एक्चुअली बेसिकली, अंडरस्टैंड ना, रूबेन कामेन ने किए थे, ये नहीं है बट इंसर्टेड लिखा है कि रेडियो आइसोटोप टेक्निक है, अंडरस्टैंड ना, इससे प्रूव हुआ था ये वाला पार्ट, समझ में ना। करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ, अच्छा यहाँ पे 12 H2O ले लिए, अंडरस्टैंड ना, नहीं तो अगर 6 H2O लगता तो 6 ऑक्सीजन होता, और अल्टीमेटली कैसे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन नहीं होता, 6 12 H2O इसलिए लिखे, अंडरस्टैंड ना। चलो इसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए थे, तो हम लोगों का लगभग एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस का हो गया, अंडरस्टैंड ना। और बोले थे हाफ बोलेंगे बट एक्चुअली बहुत सारा बोल दिया, अंडरस्टैंड ना, कंटेंट बहुत सारा है, अंडरस्टैंड ना। इसको अगर अच्छा प्रॉपर्ली कर लोगे तो हो जाएगा। अच्छा कंसेप्ट ना, ये वाला जो चीज है, कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स वेयर फोटोसिंथेसिस स्टेम में भी हो सकते हैं, ये सब तुम लोग जानते हो जहां पे ये रहता है। अच्छा इसके बाद ये वाला जगह पे इंसेटी जो लिखा है, अगर लो लाइट इंटेंसिटी है, अगर लो लाइट इंटेंसिटी अगर है, बहुत अच्छे समझ ले भाई, ये जो क्लोरोप्लास्ट है अलाइनमेंट कैसे होगा, अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो ऐसे अल्टीमेटली रहेगा, अंडरस्टैंड ना, मतलब लाइट के साथ परपेंडिकुलर है तो वॉल के साथ पैरेलल है, लाइट के साथ परपेंडिकुलर है तो वॉल के साथ पैरेलल है। हाईलाइट इंटेंसिटी अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, हाईलाइट, ये सब और ड्राइंग ज्यादा नहीं कर रहे उतना सुंदर करके, हाईलाइट इंटेंसिटी अगर होगा, हाईलाइट इंटेंसिटी में क्या होगा, ये लाइट है तो अल्टीमेटली क्या हुआ, लाइट के साथ अल्टीमेटली क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, तो वॉल के साथ क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, समझ में आया नकश करना। तो यहां पे लो लाइट इंटेंसिटी में, लो लाइट इंटेंसिटी में, लो लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या है ना, इंटेंसिटी का मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना फोटोन पड़ रहा है, गिर रहा है, अंडरस्टैंड ना, बस। लो लाइट इंटेंसिटी में इंसिडेंट लाइट के साथ अल्टीमेटली परपेंडिकुलर अगर है तो वॉल के साथ अल्टीमेटली पैरेलल होगा। हाईलाइट इंटेंसिटी में, ये हाईलाइट इंटेंसिटी है तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये अवॉइडेंस रिएक्शन बोला जाता है। अगर तुम लोग हाईफाई बुक बाद में ऑब्वियसली तुम लोग मेडिकल करोगे तो क्यों टेइजन-जाइगर पढ़ोगे, बट वहां पे बहुत सुंदर करके सब लिखा हुआ है, एक्युमुलेशन रिएक्शन, अवॉइडेंस रिएक्शन, व्हाटएवर छोड़ दो। हाईलाइट इंटेंसिटी अगर होगा तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, लाइट के साथ अल्टीमेटली ऐसे करके रहेगा, मतलब पैरेलल करके रहेगा, तो वॉल के साथ अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। हो गया ये वाला पार्ट, समझ में आया ना कसके ना। इसके बाद जो भी है यहाँ पे सब कुछ बोल दिया आगे, अंडरस्टैंड ना। लाइट रिएक्शन में अल्टीमेटली एटीपी एंड एटीपी बनता है नॉन साइक्लिक में, और डार्क रिएक्शन में अल्टीमेटली CO2 से ग्लूकोज होता है। लाइट रिएक्शन कहां पे होता है, ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। डार्क रिएक्शन कहां पे होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये मेसोफिल सेल में ही हो रहा है, मैं C3 प्लांट के लिए बोल रहा है, अंडरस्टैंड। ज्यादातर प्लांट C3 प्लांट है, अंडरस्टैंड ना। Q-C4 व कैम प्लांट का ये हुआ, ये लास्ट में हम लोग आ रहे हैं। कितना बजा एक बार देख लेते, 12:31, 12:50 में हम लोग ये वाला खत्म कर देंगे फोटोसिंथेसिस, अंडरस्टैंड ना। ओके तो बहुत अच्छे से समझ ले भाई, लाइव सेट कर दे रहे हैं, अंडरस्टैंड ना, कैसे लाइव सेट। अच्छा लाइट रिएक्शन का और एक नाम क्या हुआ, फोटोकेमिकल रिएक्शन, समझ में आया ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन समझ में आया ना। अच्छा डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट समझ में आ गया। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, सपोज बहुत सारा काम है, एक एक को तुम मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो काम को, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर है बहुत सारा काम है, उसको एक एक को दे रहे हो। मेसोफिल मतलब C3 प्लांट में, C3 प्लांट में तुम्हारा मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल के अल्टीमेटली जो ग्राना है वहां पे अल्टीमेटली लाइट रिएक्शन हो रहा है, जो स्ट्रोमा है वहां पे डार्क रिएक्शन हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर ना। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर एक ही मेसोफिल सेल में हो रहा है, बट अल्टीमेटली ग्राना में तुम लाइट रिएक्शन कर रहे हो, स्ट्रोमा में तुम डार्क रिएक्शन कर रहे हो, तो डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देख पा रहे हो तुम लोग, कंसेप्ट क्लियर ना। ये वाला लिखा है, मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रैपिंग, अंडरस्टैंड, देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट, समझ में आया ना। अच्छा खूब भालो करे बोल, विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्राना, अंडरस्टैंड, द स्ट्रोमा लेवली एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा, देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। एक जगह पे एक होता है और जगह पे एक है। द मेम्ब्रेन सिस्टम बोझा का चकल पड़ा, मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्राना, अंडरस्टैंड ना, responsible for trapping the light energy, क्यों बाद में आ रहा है, एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। हम लोग जानते हैं कि ग्राना में लाइट रिएक्शन होता है। ग्राना क्या है, अल्टीमेटली बहुत सारा ग्रानाम मिलके होता है, ये सब बचपन से पढ़े हो और नहीं जा रहे उसमें। ग्रानाम क्या देके बनता है, थाइलाकॉइड देके बनता है। थाइलाकॉइड भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस है। क्लोरोप्लास्ट में तुम्हारा थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड मिलके अल्टीमेटली ग्रानाम होता है, ग्रानाम सिंगुलर और ग्राना अल्टीमेटली प्लूरल होता है, अंडरस्टैंड ना। तो ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में अल्टीमेटली हम लोगों का फोटोसिस्टम रहता है, अंडरस्टैंड ना, कसके ना। फोटोसिस्टम से, फोटोसिस्टम क्या देके बनेगा, फोटोसिस्टम पिगमेंट देके बनेगा, बहुत सारा पिगमेंट है, रिएक्शन और रिएक्शन सेंटर। अच्छा फोटोसिस्टम में रिएक्शन सेंटर में ऑलवेज क्लोरोफिल ए होता है, अंडरस्टैंड ना, आइदर इट इज फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। रिएक्शन सेंटर में 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए होगा, अंडरस्टैंड ना।
और एंटेना पिगमेंट में क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, क्लोरोफिल बी भी हो सकते हैं, कैरोटिनॉइड भी हो सकते हैं, ज़ैंथोफिल भी हो सकते हैं। तो वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ को अल्टीमेटली ये एब्जॉर्ब कर पाएगा। समझ में आया ना? क्लोरोफिल ए रिएक्शन से बहुत बच्चा ये भूल करते हैं कि सोचते हैं कि एंटेना पिगमेंट में क्लोरोफिल ए नहीं है। सपोज तेरे पास 10 क्लोरोफिल ए है, अंडरस्टैंड ना? एक फोटोसिस्टम में व्हाटएवर इट इज, फोटोसिस्टम ए और फोटोसिस्टम 2, अंडरस्टैंड ना? मतलब फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, तुम्हारे पास 10 अल्टीमेटली क्या है ना, 10 अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए है। उसमें 9 क्लोरोफिल ए विल बी इन एंटेना पिगमेंट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स and 1 will be reaction center. 1 chlorophyll A will remain in तुम्हारा रिएक्शन सेंटर में। कंसेप्ट इज क्लियर ना? दो, तो द फॉर्मल सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन आर कॉल्ड लाइट रिएक्शन। लाइट अगर नहीं होगा तो लाइट डिपेंड, मतलब इसलिए लाइट अगर नहीं होगा दैट्स व्हाई लाइट रिएक्शन, देन लाइट रिएक्शन नहीं होगा, तो ये लाइट ड्रिवन है, अंडरस्टैंड? लाइट डिपेंडेंट है। और डार्क रिएक्शन जो है लाइट इंडिपेंडेंट है। दो ये डार्क रिएक्शन टर्म इज मिसनोमर व इनएप्रोप्रिएट। व्हाई? बिकॉज दैट अगर लाइट नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन होगा नहीं। कंसेप्ट इसके ना, तो लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन लाइट। लाइट रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन लाइट। मेरे घुसा ना? बट डार्क रिएक्शन जो है, डार्क रिएक्शन नॉट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन लाइट। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज एटीपी, मतलब मेनली नॉन साइक्लिक का जो प्रोडक्ट्स है एटीपी एंड एनएडीपीएच। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों में ही एटीपी बनता है, हम लोग जानते हैं, बट एनएडीपीएच ओनली नॉन साइक्लिक पे ही होता है। दैट्स व्हाई हायर प्लांट्स नॉन साइक्लिक ज्यादा परफॉर्म करता है। एक सेकेंड, हायर प्लांट ज्यादातर अल्टीमेटली क्या करता है? नॉन साइक्लिक करता है। समझ में आया ना? तो यही वाला पार्ट है कि तुम्हारा नॉन साइक्लिक में जो एटीपी एनएडीपी बना है उसको इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन होगा। कहां पे होगा? स्ट्रोमा में होगा, क्योंकि ये C3 प्लांट है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हुआ। डार्क रिएक्शन होने के कारण अल्टीमेटली क्या हुआ? CO2 से ग्लूकोज बना। समझे ना? तो अगर तुम्हारे पास एटीपी और एनएडीपी एडिक्वेट अमाउंट में है और अगर लाइट नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंड ना, तो लाइट रिएक्शन नहीं हो रहा है, बट एटीपी और एनएडीपी आगे से बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो क्या होगा? तो अल्टीमेटली तुम्हारा अगर लाइट नहीं भी होगा फिर भी डार्क रिएक्शन चलता रहेगा, अंडरस्टैंड ना? बट ऐसे करते करते सपोज लाइट बहुत टाइम से नहीं है, एटीपी एनएडीपी जितना था उतना इस्तेमाल हो गया, तो तब अल्टीमेटली डार्क रिएक्शन नहीं होगा। अगेन अल्टीमेटली लाइट रिएक्शन चाहिए, क्योंकि लाइट रिएक्शन, लाइट चाहिए तो लाइट रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन होगा। अगर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लाइट रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट दैट मींस एटीपी एंड एनएडीपी है, तो अल्टीमेटली अगर लाइट नहीं है फिर भी डार्क रिएक्शन चलता रहेगा, कंटिन्यू होगा। बट जब भी एटीपी एंड एनएडीपी खत्म हो जाएगा तो लाइट रिएक्शन, और मतलब लाइट रिएक्शन करना ही पड़ेगा, लाइट चाहिए ही, नहीं तो डार्क रिएक्शन नहीं चल पाएगा। इसलिए डार्क रिएक्शन दो नॉट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन लाइट, डार्क रिएक्शन दो नॉट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन लाइट, बट अंडरस्टैंड ना, करना, indirectly depends upon light. Light reaction directly depends upon light, that's why light dependent reaction. Dark reaction though ultimately not dependent upon light but ultimately utilizes the product of light reaction, that's why indirectly depends upon light. तो dark reaction ऐसे बोल देना मिसनोमर है, इनएप्रोप्रिएट है। कंसेप्ट इसके ना, इसके बाद ये वाला जो ड्राइंग है, ये वाला ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट बोले थे दो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद अल्टीमेटली देखो ये ग्राना है, ग्राना जो है अल्टीमेटली ग्राना में एक्चुअली सिंगुलर है एंड ग्राना प्लूरल है। बहुत सारा थाइलाकॉइड देके बनता है, एक एक थाइलाकॉइड में भी मेम्ब्रेन होगा छोटे भाई, अंडरस्टैंड है छोटे भाई, बहन ना, अंडरस्टैंड करना। ओके, ये सब आएगा नहीं, आएगा क्या? ये स्ट्रोमा लैमेली, अंडरस्टैंड ना, यहाँ पे ए पॉइंट कर देगा, अंडरस्टैंड ना, ये वाला पार्ट पॉइंट कर देगा, अंडरस्टैंड ना, बी पॉइंट कर देगा स्टार्च ग्रेन्युल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी पॉइंट कर देगा अल्टीमेटली तुम्हारा लिपिड ड्रॉपलेट, एंड अल्टीमेटली तुम्हारा ये वाला पार्ट, एंड डी पॉइंट कर देगा अल्टीमेटली क्या है? राइबोसोम। तो ये चार जो पॉइंटिंग हम किए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है स्ट्रोमा लैमेली, अंडरस्टैंड? अच्छा, स्ट्रोमा लैमेली में PS1 है, PS2 है नहीं, अंडरस्टैंड ना? तो स्ट्रोमा लैमेली में अगर एडिक्वेट लाइट भी आएगा तो नॉन साइक्लिक नहीं होगा, साइक्लिक ही होगा। समझ में आया ना? एडिक्वेट लाइट भी आएगा, हम लोग आ रहे हैं डिस्कशन में, मेरे गुजा। तो ये चार ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अल्टीमेटली तुम्हारा लिपिड ड्रॉपलेट, एक तुम्हारा राइबोसोम, एक तुम्हारा स्ट्रोमा लैमेली, अंडरस्टैंड ना? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा है, अंडरस्टैंड ना? राइबोसोम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइबोसोम है, स्ट्रोमा लैमेली है, अंडरस्टैंड, स्टार्च ग्रेन्युल है, एंड लिपिड ड्रॉपलेट है। कंसेप्ट क्लियर? इसके बाद हम लोग अगले पेज में चले जाते हैं। समझ में आया ना? तो बहुत अच्छे समझ ले, यहाँ पे हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एक्शन स्पेक्ट्रा दिखाए, अंडरस्टैंड ना? देख भाई, पार्टिकुलरली लाइट को अगर मतलब
ऐसे स्पेक्ट्रल कंपोनेंट देखे तो बहुत अच्छे समझ ले, तो तुम्हारा यूवी रेंज है आगे, यूवी सीबीए, उसके बाद अल्टीमेटली विवग्योर है, अंडरस्टैंड ना, विवग्योर के बाद अगेन तुम्हारा इंफ्रारेड रीजन आ गया, मेरे घुसा ना। तो एक्चुअली अगर ये पूरा देखे, अंडरस्टैंड ना, ये सपोज ये, हाँ एक सेकेंड, तो सपोज ये पूरा अगर देखे तो अल्टीमेटली यहां पे सपोज यूवी रेंज है, अंडरस्टैंड ना, यहां पे तुम्हारा विवग्योर है, अंडरस्टैंड ना। तो यूवी में भी यूवीसी, यूवीबी, यूवी है, मतलब ये वाला पार्ट फोटोसिंथेसिस के लिए अल्टीमेटली जाता है, उसमें भी एक पर्टिकुलर जगह ज्यादा। अच्छा, ये सब हम लोग जानते हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम कहां से कहां तक है, 390 टू 760 नैनोमीटर, एंड नैनोमीटर मतलब क्या है, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर, अंडरस्टैंड ना। पार क्या है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन 400 टू 700 नैनोमीटर है, अंडरस्टैंड ना। बहुत अच्छी समझ ले, अभी क्या है ना, अल्टीमेटली बहुत अच्छी समझ ले, डिफरेंट जो मतलब जो लीफ का कलर है डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन होता है, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली 4 टाइप ऑफ पिगमेंट्स रहता है उसमें, अंडरस्टैंड ना। मेरे और पेपर क्रोमेटोग्राफी से ये वाला दिखा था, अंडरस्टैंड ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी, और यहाँ पे नहीं बोल रहे अंडरस्टैंड ना, क्योंकि तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ लिए हो और क्लास में हम लोग बोल रहे थे, बट ये वाला तो अभी रिवीजन है। बहुत वी कैन लुक फॉर एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझ लिए। चले, हाउ देयर आर सो मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन इन देयर लीव्स, अंडरस्टैंड ना, एसेप्शन में दे देगा लीव्स में सो मेनी शेड्स होता है, अंडरस्टैंड ना। ग्रीन लीव्स है, सो मेनी ग्रीन लीव्स में टू मेनी शेड्स होता है, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी से देखा गया था। ये कहां से देखा गया था, पेपर क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट शोज दैट द कलर दैट वी सी इन लीफ इज नॉट ड्यू टू अ सिंगल पिगमेंट। यहाँ पे सिंगल पिगमेंट नहीं है, बट 4 पिगमेंट्स है। क्या क्या है, इसका कलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चले आते हैं देख लेते हैं कितना बजा, क्योंकि यही वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। 12 40 50 में हम लोग को खत्म करना है, इसके बाद रेस्पिरेशन करेंगे हम लोग। देखो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। 2:10 तक अल्टीमेटली हम लोगों को चाहिए, 2:10 तक अल्टीमेटली इवेंट खत्म करना है, तो ही हम लोग 4:30 बजे में हम लोग जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये तक खत्म कर पाएंगे। उसके बाद 4:30 से मेरा क्लास है, उसके बाद अगर टाइम मिलेगा हम बाकी यूनिट भी कर देंगे। वो यूनिट पे तुम लोगों का प्रॉब्लम नहीं होता है, हम जानते हैं, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर तक 4:30 तक कर देते। और तुम लोग प्लीज देख लेना, अंडरस्टैंड ना, जो बच्चा का यही 4-5 चैप्टर में प्रॉब्लम होता है, ये सब अल्टीमेटली आज टुक टुक करके क्लियर हो जाएगा, समझ में है ना। तो अल्टीमेटली क्या है ना, chromatographic separation of leaf pigment shows that the color that we see in leaves not due to a single pigment but due to 4 pigments, chlorophyll A bright or blue green in the chromatogram, chlorophyll B yellow green, xanthophyll yellow and carotene yellow to yellow orange। कंसेप्ट इसके ना, ये 4 के कारण डिफरेंट शेड्स होता है, कंसेप्ट इसके ना, ये रीजन है, ये रीजन है भाई, और इसलिए अल्टीमेटली क्या हुआ, ये अल्टीमेटली असर्शन हो गया, अंडरस्टैंड ना, ये वाला जगह। तो देयर आर सो मेनी, अंडरस्टैंड, ये असर्शन हो गए। कंसेप्ट इसके ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी हुआ था, विवग्योर फिवग्योर ये सब बोल दिए, अंडरस्टैंड ना। इसका देख, पिक्चर देख, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ए है, अंडरस्टैंड ना, क्लोरोफिल बी है, और अल्टीमेटली क्या है, कैरोटिनॉइड है। देख क्लोरोफिल ए के लिए 2 पिक है, अंडरस्टैंड। क्लोरोफिल ए मेजर पिगमेंट है, मतलब मेन पिगमेंट है, अंडरस्टैंड। एल्गी से स्टार्ट करके सबका एंजियोस्पर्म तक जितना भी प्लांट है उसमें क्लोरोफिल ए दिखा जाता है, अंडरस्टैंड। मोस्ट अबंडेंट है, अंडरस्टैंड कैसे करना, बहुत मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है भाई, कौन है, क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, एब्जॉर्बेंस देखा जाता है, अंडरस्टैंड ना। ओके, तो वाई एक्सिस में हम लोग एब्जॉर्बेंस रख रहे हैं, एक्स एक्सिस में हम लोग वेवलेंथ को रख रहे हैं, एक्स एक्सिस में हम लोग वेवलेंथ को रख रहे हैं। कसम क्या ना, मेरे गुजरा तो 2 जगह पे पीक मिल रहा है। देख क्लोरोफिल ए के लिए ये वाला फर्स्ट पीक आगे है, लास्ट पीक बाद में, मतलब आगे स्टार्ट बाद में खत्म। यह है क्लोरोफिल बी, सॉरी क्लोरोफिल ए, आगे स्टार्ट बाद में खत्म, ऐसे करके उठ रहा है। ये जगह पे सबसे ज्यादा अल्टीमेटली एब्जॉर्बेंस है ये दोनों जगह पे, अंडरस्टैंड, इसलिए दोनों पीक मिल रहा है। आगे स्टार्ट, फर्स्ट पीक आगे है, सेकंड पीक, 2 पीक है, फर्स्ट पीक आगे, सेकंड पीक बाद में, अंडरस्टैंड। और एक छोटा सा ऐसे टुक करके उठाए, वो वाला छोड़ दे, ऐसे याद रख, मतलब आगे स्टार्ट बाद में खत्म। क्लोरोफिल बी के लिए बाद में स्टार्ट, क्लोरोफिल के बी के लिए बाद में स्टार्ट, पहले खत्म। क्लोरोफिल बी के लिए बाद में स्टार्ट, पहले खत्म। क्लोरोफिल बी के लिए बाद में स्टार्ट, पहले खत्म। कैरोटिनॉइड जो है यहाँ पे रहता है, अंडरस्टैंड है, यहाँ पे ये तो याद ही रह जाएगा। कैरोटिनॉइड में कैरोटीन हो सकता है, जेंथोफिल हो सकता है। इसके बाद अल्टीमेटली देख, दोनों चीजें, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक है एक्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रम में हम लोग वाई एक्सिस में क्या रखते हैं, वाई एक्सिस में अल्टीमेटली देखते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय ऑक्सीजन रिलीज, अंडरस्टैंड है। इसको बोला जाता है, इसको ही बोला जाता है अल्टीमेटली क्या है, क्वांटम यील्ड,
अंडरस्टैंड ना, क्वांटम एड तो बहुत जगह ये एनसीईआरटी में है नहीं उतना डायरेक्ट करके, बट इनडायरेक्टली में है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय ऑक्सीजन रिलीज। क्यों मेजर्ड बाय ऑक्सीजन रिलीज? बहुत अच्छे से समझ ले, जो पार्टिकुलर जगह पे मतलब लाइट गिर रहा है, विजिबल लाइट, ऑब्वियसली यूवी लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं कराओगे, विजिबल लाइट गिर रहा है, अंडरस्टैंड ना, तो जहां पे अल्टीमेटली गिर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एब्जॉर्प्शन करने के कारण उसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस होता जाएगा, मतलब नॉन साइक्लिक होगा। अगर नॉन साइक्लिक होगा तो P680 से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। P680 से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद वो कहां पे जाएगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। वो क्या है, NADP प्लस। तो इलेक्ट्रॉन मतलब फोटोन आया कहां, फोटोन आया P680 में। फोटोन मतलब फोटोन आने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस कहां से हुआ, P680 से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। बट वो इलेक्ट्रॉन क्या P680 के पास वापस आया? नहीं आया। किसके पास गया? गया तुम्हारा NADP प्लस के पास। दैट्स व्हाई NADP प्लस से NADPH बना। तो फोटोन आने के लिए इलेक्ट्रॉन तो लॉस ही हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस को कंपेंसेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए था। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन था? इलेक्ट्रॉन डोनर था वाटर। वाटर अल्टीमेटली स्प्लिट हुआ, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन, अंडरस्टैंड, मिला। तो जहां पे अल्टीमेटली ज्यादा अल्टीमेटली तुम्हारा रेट ऑफ, जहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा तो अल्टीमेटली वहां पे ऑक्सीजन लिबरेशन भी ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन लिबरेशन अल्टीमेटली, इसलिए अल्टीमेटली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को दर्शाता है, अंडरस्टैंड ना, क्योंकि नॉन मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब कहां पे ज्यादा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन लॉस ज्यादा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस को कंपेंसेट करने के लिए वाटर ज्यादा लग रहा है, वाटर ज्यादा है, वाटर स्प्लिट हो रहा है बाई वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, वाटर ज्यादा है, वाटर स्प्लिट्स बाय वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। कांसेप्ट क्लियर ना, इसलिए अल्टीमेटली बोला है ऑक्सीजन रिलीज। तो क्वांटम एड मतलब कितना, अंडरस्टैंड ना, ऑक्सीजन पार फोटोन एब्जॉर्ब करने के लिए कितना अल्टीमेटली ऑक्सीजन लिबरेशन हो रहा है, पार फोटोन एब्जॉर्ब कर। देखो भाई, तो बहुत अच्छे समझ ले, तो क्वांटम रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 1 बाई क्वांटम एड। बहुत अच्छे समझ ले, क्वांटम रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट अल्टीमेटली माने कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्वांटम, अंडरस्टैंड, मतलब फोटोन, क्वांटम ऑफ फोटोन। हाउ मेनी क्वांटम ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड, हाउ मेनी क्वांटम ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू लिबरेट वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी क्वांटम ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू लिबरेट वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। बा ऐसे भी बोल सकते हो, टू लिबरेट वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, हाउ मेनी क्वांटम ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड क्वांटम रिक्वायरमेंट। और उसका ही अल्टीमेटली इनवर्स क्या है, क्वांटम एड। समझ में ना, पार फोटोन एब्जॉर्ब करने के लिए, पार फोटोन एब्जॉर्ब करने के लिए हाउ मच अल्टीमेटली ऑक्सीजन लिबरेट होगा, अंडरस्टैंड ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/8, 1/8 मतलब क्या हो गया, 12.5%, मतलब क्या है 0.125। कंसेप्ट इज क्लियर यो। अच्छा, तो इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद अल्टीमेटली मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल ए। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए में जहां पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं वहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। दैट मींस क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एक्शन स्पेक्ट्रा कोइंसाइड कर रहे हैं। जहां पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एक्शन स्पेक्ट्रा कोइंसाइड करता है वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है भाई, वही मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। करना ये देखो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अंडरस्टैंड ना, एब्जॉर्प्शन, कंसेप्ट क्लियर, मेमोरी में घुसा हो गया। ये वाला पीक तो तुम लोग जानते ही हो, देख ले, अंडरस्टैंड ना। यहाँ पे ये सब भी लिखा है, ये सब हो गया हम लोगों का। चलो अगले पेज में चले जाते हैं, अंडरस्टैंड ना। तो बहुत अच्छे समझ ले भाई, यही वो सब लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड ना, ये सब। अच्छा, खूब बालों को बोझ, यहाँ पे ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट, अदर थाइलाकोइड पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, अंडरस्टैंड ना, क्लोरोफिल ए वो उसके बारे में। अच्छा, xanthophyll and carotenoid which are called accessory pigments also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. Understand the memory में घुसा ना, chlorophyll A. Indeed, they not only enable a wide range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect chlorophyll A from photoexcitation. यहाँ पे सपोज ये वाला क्या है, सपोज इसको हम मान लेते हैं ये रिएक्शन सेंटर, यहाँ पे वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए ही है, अंडरस्टैंड ना। अगर ये फोटो बाकी पिगमेंट नहीं रहता, अगर सिर्फ एक रिएक्शन सेंटर रहता और उसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए होता, तो अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ अल्टीमेटली लाइट आके गिरता तो ये तो पिगमेंट है, तो इस पिगमेंट का डिनेचुरेशन हो सकता था, अंडरस्टैंड। डिनेचुरेशन एंड डिग्रेडेशन में दोनों अंतर है। डिनेचुरेशन में छोटा छोटा बॉन्ड टूटता है, दैट्स व्हाई फंक्शनलिटी आसानी से लॉस कर जाएगा, समझे ना। तो क्या है, मेमोरी में कुछ ना, अरे एनर्जी अब छोड़ दे, बहुत ज्यादा कंसेप्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छी, अगर सिर्फ एक रिएक्शन सेंटर होता तो फोटो ऑक्सीडेशन भी हो सकता था। और अगर ये रहता सिर्फ एक रिएक्शन सेंटर में एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल रहता, तो उसका जो अल्टीमेटली मतलब जो रेंज होता उस एब्जॉर्ब करने का, वो भी रेंज कम होता, नैरो होता। इसको वाइड करने के लिए हम लोग क्या किए, इसके चारों तरफ हम नहीं किए, नेचर ने किए, चारों तरफ अल्टीमेटली एंटेना पिगमेंट दे दिए। एंटेना पिगमेंट में क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, क्लोरोफिल बी भी हो सकता है, कैरोटिनॉइड्स मतलब कैरोटीन एंड xanthophyll सभी हो सकता है। समझ में आया ना।
तो अल्टीमेटली क्या होगा, सपोज ये वाइडर रेंज अल्टीमेटली कर रहे हैं, सपोज ये जो है ये 390 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है, यहां से देख यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए जितना ज्यादा एनर्जी चाहिए, सपोज ये 390 नैनोमीटर, ये सपोज 500 है, ये सपोज 600 है, इसके बाद सपोज ये 680 है, इसका अल्टीमेटली क्या है, एब्जॉर्प्शन पीक। अंडरस्टैंड? हम लोग जानते हैं PS2 अगर होगा उसका क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर में जो PS2 हो या PS1 हो, फोटोसिस्टम 2 हो या फोटोसिस्टम 1 हो, दोनों का ही रिएक्शन सेंटर में 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए ही होता है। अंडरस्टैंड ना मेरे को? तो इसका जो PS2 के लिए जो क्लोरोफिल ए है उसका जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो कितना है, 680 नैनोमीटर है। अंडरस्टैंड ना मेरे को? तो सपोज ये जो एक्सरी ये सपोज 390 को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि यहां पे अल्टीमेटली ज्यादा फोटोन देना होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे रिलीज हुआ, यहां से यहां पे रिलीज हुआ, इसके बाद अल्टीमेटली फाइनली यहां पे आया। कंसेप्ट इज क्लियर ना? तो वाइडर रेंज ऑफ मतलब वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं एंटेना पिगमेंट के कारण, और एंटेना के पिगमेंट रिएक्शन सेंटर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहां से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया ना? बहुत इंपॉर्टेंट दो लाइन है। अंडरस्टैंड ना? अल्टीमेटली क्या बोल रहे हैं, देख, इंडीड दे नॉट ओनली एनेबल ए वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, बट आल्सो তার মানে কি করছে, একটা হচ্ছে enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, and दो नंबर क्या है ना, protect chlorophyll A from photoxidation, protect chlorophyll A from photoxidation। तो समझ में आया? दो ये वाला कंसेप्ट अभी के साइंटिस्ट के लिए अल्टीमेटली, अगर कोई मतलब रिसर्च वाला बंदा देखेगा तो बोलेगा कितना भूलभाल बोल रहे हैं, बट द थिंग इज बुक में अभी भी वही सेम है। अंडरस्टैंड ना? अभी एक पार्टिकुलर जब बड़ा हो गया बात, तुम लोग तो मेडिकल करोगे क्या, छोड़ दो। अंडरस्टैंड मेरे ना? तो ये समझ में आया कि इस रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ अल्टीमेटली एंटेना पिगमेंट है, उसमें बहुत सारा पिगमेंट है। अंडरस्टैंड ना? इसलिए वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ को ले रहा है और उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में अल्टीमेटली दे रहा है। लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोकेमिकल फेज, यहां से क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव व ऑड वन आउट टाइप ऑफ क्वेश्चन। लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोकेमिकल फेज अंडरस्टैंड ना? इंक्लूड एक नंबर क्या है, लाइट एब्जॉर्प्शन। बहुत अच्छे से समझिए, फोटोन आने के लिए लाइट एब्जॉर्ब हुआ, बहुत अच्छे से समझ ले। एक पार्टिकुलर चीज से, ये प्राइमरी एक्सेप्टर है, इससे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख ले। एक प्राइमरी एक्सेप्टर है ये, और ये क्या है, रिएक्शन सेंटर है। अंडरस्टैंड ना? ऑब्वियसली ये दोनों के बीच में एनर्जी गैप है। सपोज बहुत अच्छे से समझ ले, इसको इरेज कर देते हैं, यहां से समझ ले, बहुत अच्छे से समझ ले। जो बच्चा लास्ट में भी देख रहे हो और जो बच्चा अल्टीमेटली क्लास 12 में पढ़ रहे हो, क्लास 11, हम में भी बहुत जल्दी बोल रहे हैं, बट इसमें भी इतना कुछ कंसेप्ट और इतना कुछ कंटेंट दे रहे हैं। अंडरस्टैंड ना? वो लोग देख सकते हो जो लोग का कंटेंट चाहिए, यहाँ पे कह दो ना +2, कह दो ना -2, नहीं हो रहा है। अंडरस्टैंड ना? प्रॉपर कंटेंट हो रहा है। अंडरस्टैंड ना? तो वही लोग जो जिसका मन प्राण में मतलब इंटेंशन है अच्छा कुछ पाने का, देख लेना कंसेप्ट इसके मेमोरी को ना मिल जाएगा तुमको बहुत सारा कुछ। अंडरस्टैंड ना? अच्छा, बहुत अच्छे समझ ले, ये E1 है, ये E2 है, यहाँ पे एनर्जी लेवल मतलब E1 एनर्जी लेवल में है, यहाँ पे E2 है। तो E2 और E1 में एनर्जी गैप है, कितना गैप है, E2 - E1। तो तुमको इतना एनर्जी, सपोज यहाँ पे 20 किलो जूल एनर्जी है, यहाँ पे 10 किलो जूल एनर्जी है, तो 10 एंड 20 यहाँ पे है, तो 20 - 10 क्या है, 10 किलो जूल। तो इतना अल्टीमेटली फोटोन के पास रहना चाहिएगा, तो अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर से ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जाएगा। अगर उतना एनर्जी नहीं है, उतना एनर्जी अगर नहीं है, तो ये रिएक्शन सेंटर से प्राइमरी एक्सेप्टर के पास नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप है। अंडरस्टैंड? उस एनर्जी गैप को फुलफिल कौन करेगा, फोटोन करेगा। अगर उस फोटोन के पास, हम लोग जानते हैं कि E = h, अंडरस्टैंड ना? H मतलब प्लांक्स कॉन्स्टेंट इनटू C/λ ऐसे करके, तो उसके पास तो एनर्जी क्वांटाइज्ड है। अगर फोटोन के पास उतना एनर्जी है तो ही अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन यहां से प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जा पाएगा, क्योंकि ये जो एनर्जी गैप है इस एनर्जी गैप को फुलफिल कर पाएगा। समझ में आना? करना तो फास्ट है लाइट एब्जॉर्प्शन। लाइट एब्जॉर्प्शन किया, सपोज तुम्हारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट आया, एनर्जी आया, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन टुक 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 करके यहां से ऊपर में गए। उसके बाद अगर नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये है PS2, मान के चलो ये PS2 है। बहुत अच्छे समझ ले, एनसीईआरटी ऐसा एक बुक है ना, कितना बजा 12:52, अरे बाप रे बाप। एनसीईआरटी ऐसा एक बुक है ना, एवरी कॉर्नर में कंसेप्ट रहता है। अंडरस्टैंड ना? कि अल्टीमेटली लाइट एब्जॉर्प्शन हुआ, अंडरस्टैंड? लाइट एब्जॉर्प्शन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट आए थे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन मतलब रिएक्शन सेंटर से प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गए, क्योंकि एनर्जी गैप को फुलफिल कर पाया था फोटोन ने। कंसेप्ट ना? जाने के बाद ये यहां से अल्टीमेटली देखेंगे फाइनली ऐसे ऐसे होके किसके पास गया था, NADP+ के पास गया था। तो मतलब निकला कहां से था, P680 से गया, मतलब गया कहां पे ना, अल्टीमेटली NADP+ के पास गए थे। अंडरस्टैंड? सपोज ये NADP+ के पास गए, NADP+ से
इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन लेके NADPH प्लस H प्लस बन रहा था। कंसेप्ट इज क्लियर ना? तो अल्टीमेटली क्या है, ड्यू टू कमिंग ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ क्यों बोल रहे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ? क्योंकि रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो NADP प्लस के पास गया, वो इलेक्ट्रॉन। कंसेप्ट क्या ना? दैट्स व्हाई NADPH प्लस H प्लस बन गया। कंसेप्ट क्या ना? तो ये इस इलेक्ट्रॉन लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या चाहिए? हायर प्लेन को इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? ये है इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर ये है। ये टूटेगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? अगर ये 2H2O लिखते तो 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन होता मॉलिक्यूल। अंडरस्टैंड ना? यहाँ पे अभी हाफ O2 हुआ। कंसेप्ट क्या ना? मतलब ऑक्सीजन एटॉम हुआ। कंसेप्ट क्या ना? और ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर के पास जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर के पास जाएगा। अंडरस्टैंड ना? इसके फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझ ले भाई, लाइट एब्जॉर्प्शन। सेकेंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है कि वाटर स्प्लिटिंग। क्यों वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है? लाइट एब्जॉर्प्शन हुआ, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आए थे, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शन सेंटर से फेरोफाइटिन में गए थे। फेरोफाइटिन से उसके बाद बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रांसपोर्टर के माध्यम से अल्टीमेटली गए PS1 में। PS1 से अगेन अल्टीमेटली जाते अल्टीमेटली फाइनली NADP प्लस के पास गए थे। अगेन हम लोग फ्लो देख लेंगे। NADP प्लस के पास गए थे, दैट्स व्हाई NADP प्लस से NADPH प्लस H प्लस बना था। कंसेप्ट क्लियर ना? NADPH प्लस H प्लस बना था। NADPH प्लस H प्लस बना था, इसके कारण। समझ में आया ना? तो इसलिए क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था। उस इलेक्ट्रॉन लॉस को कंपेंसेट करने के लिए वाटर स्प्लिटिंग हुआ था। वाटर स्प्लिटिंग होगा तो क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा। तो इसलिए इसके बाद ऑक्सीजन रिलीज लिखा हुआ है। And the formation of high energy chemical intermediates ATP and NADPH, understand ना? And the formation of high energy chemical intermediates ATP and NADPH कैसे हुआ? understand ना? कैसे बना नॉन साइक्लिक? कैसे हुआ ये ATP and NADPH कैसे हुआ? अंडरस्टैंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में, जिसको मतलब ये भी पढ़ेंगे हम लोग केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में। कंसेप्ट क्लियर? अभी देख, पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स within the photosystem 1 and photosystem 2. These are named in the sequence. इसके बाद अल्टीमेटली देख, फोटो PS1 and PS2 में कुछ डिफरेंस है। अंडरस्टैंड ना? PS1 आगे डिस्कवर हुआ था, PS2 बाद में डिस्कवर हुआ था। PS1 आगे डिस्कवर हुआ था, PS2 बाद में डिस्कवर हुआ था। अंडरस्टैंड ना? दोनों ही फोटोसिस्टम है। PS1 नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक, नॉन साइक्लिक में भी साइक्लिक में भी, दोनों में ही टेक पार्ट करता है। PS2 ओनली नॉन साइक्लिक में, साइक्लिक में नहीं करता है। कंसेप्ट क्या ना? PS1 के रिएक्शन सेंटर में भी वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल ए होगा, सॉरी, PS1 के रिएक्शन सेंटर में भी वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए होगा, और उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 700 नैनोमीटर। दैट्स व्हाई PS1 को हम लोग P700 भी बोलते हैं। और PH2 जो है उसका अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? उसका अल्टीमेटली उसके भी रिएक्शन सेंटर में वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए होगा, और उसका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम पीक होगा, सॉरी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा बोल दे, तो वो कितना हो जाएगा? 680 नैनोमीटर। दैट्स व्हाई PS2 को हम लोग P680 बोलते हैं। PS1 जो है नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक दोनों में टेक पार्ट करता है। PS2 जो है PS2 जो है वो मतलब ओनली नॉन साइक्लिक में टेक पार्ट करते हैं, साइक्लिक में नहीं। इसके बाद अगर देखें कि अल्टीमेटली PS1 कहां पे रहता है? ग्राना लैमेली में भी होता है, ऑब्वियसली स्ट्रोमा लैमेली में भी होता है। PS2 जो है वो स्ट्रोमा लैमेली में नहीं है, तो हाई मतलब ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी अगर आएगा तो भी स्ट्रोमा लैमेली में साइक्लिक ही चलेगा, नॉन साइक्लिक नहीं चल सकता है। क्योंकि स्ट्रोमा लैमेली में PS2 है नहीं। इसके बाद वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स वो किसके साथ एसोसिएट होता है? PS2 के साथ। इसलिए PS2 थोड़ा सा मेम्ब्रेन के भीतर वाला साइड में रहता है। कंसेप्ट इसके ना एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड का कंसेप्ट है, एनसीटी में मेंशन नहीं किए, तो थोड़ा सा भीतर में कौन रहता है? PS2 रहता है। PS2 किसके साथ मतलब किसके साथ एसोसिएटेड रहता है? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के साथ। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का और एक नाम क्या है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। वाटर अगर स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा। तो वाटर स्प्लिट हो रहा है जिस कॉम्प्लेक्स के माध्यम से, उस कॉम्प्लेक्स के माध्यम से ही ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि वाटर स्प्लिट कर रहा है तो ऑक्सीजन निकल रहा है। तो इसलिए वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का और एक नाम जो है वो है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। कंसेप्ट इसके अंदर मेमोरी गुजना, यहाँ पे ये जो लाइन है गाइस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू ए प्रोटीन। अंडरस्टैंड? बाउंड टू प्रोटीन, सॉरी, elixir made up of 100 pigment molecules bound to protein. Each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll forming a light harvesting system also called antenna. बहुत अच्छी समझ ले,
रिएक्शन सेंटर में वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए ही है, रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए छोड़ के कोई बाकी कुछ नहीं है। एंटेना पिगमेंट में क्लोरोफिल ए भी है, बी भी है, कैरोटिनॉइड भी है, मतलब कैरोटिनॉइड में कैरोटीन जोन्थोफिल सब है, अंडरस्टैंड ना। बट वो जो मतलब वन मॉलिक्यूल क्लोरोफिल है वो ओनली और ओनली रिएक्शन सेंटर में ही रहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्या ना, LHC are made up of 100 of pigment molecules bound to proteins and ultimately क्या है ना, each photosynthesis अंडरस्टैंड ना। इसके बाद देख इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट in photosystem 2 the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer wavelength of red light causing electron to become excited and jump into an orbit further from the atomic nucleus। तो बहुत अच्छे से ये न्यूक्लियस है, एटॉमिक न्यूक्लियस है, इसके बाहर दो अल्टीमेटली तुम लोग जानते हो, मतलब हम KL से ही कर रहे हैं, तो ये दोनों के बीच में तो एनर्जी गैप होगा। और इस एनर्जी गैप क्यों फुलफिल हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे लाइट आए, लाइट के पास एफिशिएंट मतलब सफिशिएंट एनर्जी है जो इस एनर्जी गैप को फुलफिल कर पाए। अंडरस्टैंड, इसलिए लिखे इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड एंड जंप टू इन ए, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ये यहां पे गए, तो ये जो है ये एटॉमिक न्यूक्लियस के क्लोजर प्रॉक्सिमिटी में था, यहां से अल्टीमेटली यहां पे गया। बहुत अच्छे समझ ले, द फोटोसिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, तो रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल है एब्जॉर्ब के 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड एंड जंप इनटू एन ऑर्बिट फर्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। सपोज ये रिएक्शन सेंटर है, यहां पे तुम फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी है, उतना एनर्जी है जो ये रिएक्शन सेंटर और थियोफाइटिन, दो थियोफाइटिन एंड PS2 स्टार सेम नहीं है, अंडरस्टैंड, थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होता है, ये सब छोड़ दो, अंडरस्टैंड ना। इतना समझ लो कि इसका ये हम लोग इतना बोल देंगे कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2 जो है ये थियोफाइटिन है, सपोज मान लो, अंडरस्टैंड ना। दो थियोफाइटिन के बारे में भी एनसीईआरटी लिखा है नहीं, अंडरस्टैंड ना, मेरे को बट ये मान लेते हैं, बहुत अच्छे समझ ले, लाइंस को समझ लो, अंडरस्टैंड ना, कंसेप्ट के गहराइयों में ढूंढ मतलब जाओ, अंडरस्टैंड ना। तो ये रिएक्शन सेंटर है, इसमें सपोज E1 एनर्जी है, अंडरस्टैंड ना, ये थियोफाइटिन है, E2 एनर्जी है, लाइट के पास E2 माइनस एनर्जी E1, अंडरस्टैंड ना, उतना एनर्जी था जो ये दोनों गैप को फिल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई अल्टीमेटली ऊपर में गया, अंडरस्टैंड ना, कसके ना। फर्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस दिस इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर व्हिच पासेस देम टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, अंडरस्टैंड ना, कसके ना, understand that transport system consisting of cytochrome, this movement of electron is downhill, this movement of electron is downhill। बहुत अच्छे समझ रहे, in terms of an oxidation reduction or redox potential scale। इसके बाद बहुत अच्छे समझ रहे भाई, तो बहुत अच्छे समझ रहे, फोटोन आया, कौन आया, फोटोन आया, 1 बज गया रे, 12:50 बोले थे, 55 बोले थे, ओके जल्दी देखो, अंडरस्टैंड नकस करना, फोटोन आया, ये वाला पार्ट बच्चे को समझ में नहीं आता है, थोड़ा बहुत कर देते, इसके बाद आगे जा रहे हैं, अंडरस्टैंड। हम लोग 2 बजे में 11 खत्म करेंगे जैसे भी हो, अंडरस्टैंड, 11 2 बजे में खत्म करेंगे, मतलब सॉरी 2:30 बजे में, उसके बाद 2 घंटे में 12 खत्म करेंगे। चलो जीवन नष्ट कर देंगे। तो बहुत अच्छे समझ ले, बहुत अच्छे समझ ले, ये E1 है, ये E2 है, कंसेप्ट क्या ना, बहुत अच्छे समझ ले, ये वाला छोड़ दे, अंडरस्टैंड ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो क्या होता है, यहां ये हाई एनर्जी स्टेट है, ये हाई एनर्जी स्टेट है, ये लो एनर्जी स्टेट है, ये लो एनर्जी स्टेट है, अंडरस्टैंड ना, ये लो एनर्जी स्टेट है, ये हाई एनर्जी स्टेट है, अंडरस्टैंड ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ जाते हैं, अंडरस्टैंड ना। यहां से सपोज यहां पे आए, देख ये PS2 है, ये PS1 है, PS2 से थोड़ा सा PS1 को ऊपर में ड्रॉ करना है, क्यों ड्रॉ करना है हम लोग बाद में बोल दे रहे हैं, अंडरस्टैंड ना। बच्चे लोग करते हैं भूल भाल, जो भी कुछ कर देता है, अंडरस्टैंड ना, ऐसे होता नहीं है, अंडरस्टैंड ना। कोई तो स्ट्रेट लाइन में लिख देता है, अंडरस्टैंड ना, उसमें डाउन हिल अप हिल कैसे समझेंगे, अंडरस्टैंड। यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट भाई, अगर तुम कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो ना, तो एक लाइन तो हम बोल देंगे तुम मेमोराइज कर लो, वो मेमोराइज कर लोगे और सोचोगे बायोलॉजी तो मेमोराइज ही करना है, बट एक लाइन के भीतर में क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी से इतना अच्छा लाइन है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बड़ा आर्ट है भाई, बहुत लोग इसको समझते नहीं है और एनसीईआरटी को मतलब कुछ मतलब ये वैल्यू ही नहीं देता है, अंडरस्टैंड। बट एक लाइन जितना बार पढ़ोगे ना उतना कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली निखर के आएगा, अंडरस्टैंड करके ना। अच्छा व्हाटएवर, तो ये जब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाउनहिल। तो फिजिक्स के कंसेप्ट में अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ होगा, और अगर लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट, ये लो एनर्जी स्टेट है,
यहां से अल्टीमेटली हाई एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन को जाना है, तब हमको क्या देना पड़ेगा, ये यहां पे कितना एनर्जी था, सपोज E1, यहां से कितना था E2, अल्टीमेटली हम लोगों को कितना एनर्जी देना है, E2 माइनस E1। ये जो इतना एनर्जी ये किसके पास रहना चाहिए, सनलाइट के पास। तो सनलाइट के पास ये जो प्रोटॉन आ रहा है इसके पास इतना एनर्जी है, दैट्स व्हाई जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक साइड होके यहां से यहां पे गए, ये क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा अफील। अंडरस्टैंड ना। अगेन यहां पे भी ऑब्वियसली ये भी पिगमेंट सिस्टम में, इस ये भी यहां पे रिएक्शन सेंटर है, इसमें वन मॉलिक्यूलर फ्लोरोफिल ए है, इसके बाहर में तुम्हारा एंटेना पिगमेंट है। कंसेप्ट क्लियर ना। इसके बाहर में तुम्हारा एंटेना पिगमेंट है, इसके बाहर में तुम्हारा एंटेना पिगमेंट्स था, जहां पे फिजिकल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिएक्शन सेंटर में तुम्हारा क्वांटम कन्वर्शन हो रहा है। कंसेप्ट इसके अंदर। अच्छा, अगेन यहां पे भी फोटोन आया, यहां पे अगेन अपील हुआ। कंसेप्ट इसके अंदर, ये अपील हुआ क्यों, क्योंकि यहां पे लो एनर्जी स्टेट है, ये हाई एनर्जी स्टेट है। यहां पे अल्टीमेटली PS1 ये है, और PS1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज FeS के पास आया, और यहां से अगेन डाउनहिल होगा, डाउनहिल होकर NADP+ के पास जाएगा, और NADP+ से अल्टीमेटली NADPH+H+ बन जाएगा। समझ में आया ना। तो ये जो है डाउनहिल, डाउनहिल मतलब हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट के पास। अंडरस्टैंड ना। और अपहिल मतलब क्या है, अपहिल मतलब लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट। लो एनर्जी से हाई एनर्जी जाने के लिए एक्साइटेशन एनर्जी देना पड़ेगा, नहीं तो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, डाउनहिल। विद फिजिक्स के रेस्पेक्ट में मतलब क्या है कि हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अगर अपहिल करना है तो अल्टीमेटली क्या है, ये दोनों के बीच में जितना एनर्जी गैप है उतना फुलफिल करना है। और वो कौन फुलफिल करेगा, अगर प्रोटॉन के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अगर नहीं है तो फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर उतना नहीं है तो सपोज ग्राना लेवली में हो रहा है, स्ट्रोमा लेवली में तो ऑल द टाइम अगर उतना एनर्जी है भी है तो भी नॉन साइक्लिक नहीं चलेगा, साइक्लिक चलेगा। बट ग्राना लेवली में अगर उतना एनर्जी आएगा तब नॉन साइक्लिक चलेगा, और एटीपी एनएडीपी दोनों ही बनेगा। तो बहुत अच्छी समझ ले भाई, ये हम लोग फिजिक्स से देखें, अभी हम लोग केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से सीखेंगे। अंडरस्टैंड ना। एनसीईआरटी क्या बोला कि डाउनहिल अपहिल डाउनहिल, ये आप लोग समझ गया है। अंडरस्टैंड ना। तो बहुत अच्छी समझ ले। तो ये वाला पार्ट देख, तो ये वाला पार्ट देख ले भाई। ओके, तो ये तुम्हारा रिएक्शन सेंटर है, इसके चारों तरफ अल्टीमेटली एंटेना पिगमेंट है। अंडरस्टैंड ना। ये जो है हम क्या बोल रहे थे, ये सपोज तुम्हारा फेओफाइटिन है, और ये तुम्हारा PS1 है, ये तुम्हारा FeS है, और ये तुम्हारा NADP+ है। अंडरस्टैंड ना। ये जो है ये डाउनहिल है। अंडरस्टैंड ना। ये जो है ये भी डाउनहिल है, ये जो है ये अपहिल है, और ये अपहिल। अपहिल क्यों हो पा रहा है, फोटोन आ रहे हैं बोल के। एनसीईआरटी में यहां पे ही दिखा है सनलाइट को, नीचे वाले ड्राइंग में यहां पे भी ऑब्वियसली आ रहा है। दैट्स व्हाई ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से जो निकल रहा है, मतलब PS2 से जो निकल रहा है, ये फेओफाइटिन होके, मतलब बहुत सारा इसके माध्यम से फेओफाइटिन में होके, फेओफाइटिन से यहां पे फेओफाइटिन आया, इसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर के माध्यम से PS1 के पास आएगा, उससे अल्टीमेटली FeS ऐसे। बट कुछ फोटोन तो यहां पे क्या आपके भी गिरेगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। व्हाटएवर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, अंडरस्टैंड ना। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहां पे गए, NADP+, मतलब PS2 से भी इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, PS1 से भी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सभी फाइनली NADP+ के पास ही जाएगा, फाइनली NADP+ के पास ही जाएगा। अभी देख बोल रहा है केमिस्ट्री में के रेस्पेक्ट में क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट वो डाउनहिल मूवमेंट है। क्या है, ये डाउनहिल है, ये क्या है, डाउनहिल है। और ये क्या है, ये अपहिल है। अंडरस्टैंड ना। ये भी क्या है, अपहिल है। अंडरस्टैंड ना। ये क्या है, डाउनहिल है। अंडरस्टैंड ना। तो ये डाउनहिल है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनहिल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपहिल। डाउनहिल मतलब लो रिडक्शन पोटेंशियल से, लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल के तरफ, हाई रिडक्शन पोटेंशियल के तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां पे तरफ, लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल के तरफ। किसी का रिडक्शन पोटेंशियल अगर लो है, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल अगर लो है, दैट मींस क्या है, रिडक्शन होने का पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या है, रिडक्शन होने का टेंडेंसी।
दैट मीन्स रिडक्शन टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन इज लो, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लेने का जो टेंडेंसी है ये कम है, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कम है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ प्रोटॉन, तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम है दैट मींस इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता कम है, अंडरस्टैंड ना, दैट मींस इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी ज्यादा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है इजीली दैट मींस वो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है, तो जिसका अल्टीमेटली रिडक्शन पोटेंशियल कम है, अंडरस्टैंड ना, तो वो इजीली रेडिली इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और अल्टीमेटली अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है तो दूसरे को दे रहा है, अंडरस्टैंड ना, तो इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मेमोरी घुसा ना, तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन आए नहीं बट ऐसे आ सकते हैं कि बहुत सारा का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, उसके बाद बोलेगा मूवमेंट क्या होगा, देख लेना कि लो रिडक्शन, अगर डाउनहिल बोल दिए दैट मींस लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उससे अल्टीमेटली हाई रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो लो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या है, रिडक्शन होने का पोटेंशियल बट टेंडेंसी कम है, अंडरस्टैंड, रिडक्शन होने का टेंडेंसी कम है मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने का प्रोटॉन लेने का टेंडेंसी कम है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी ज्यादा है तो वो इजीली रेडिली इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है मतलब खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, समझ गए ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है इसको अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, डाउनहिल। और अपहिल मतलब क्या होगा, अपहिल उल्टा हो जाएगा, मतलब हाई रिडक्शन पोटेंशियल से लो रिडक्शन पोटेंशियल। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो इजीली क्यों इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना। तो अगर हाई रिडक्शन पोटेंशियल से लो रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है तो उसको बोल देंगे अपहिल, और इसलिए उसमें एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए, नहीं तो क्यों इलेक्ट्रॉन हाई रिडक्शन पोटेंशियल से लो रिडक्शन पोटेंशियल में जाएगा, नहीं जाएगा। ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या होगा, डाउनहिल होगा। डाउनहिल क्यों हो रहा है, डाउनहिल का मतलब क्या है, लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, अंडरस्टैंड ना। बट अगर अपहिल तो ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है, बट अगर हाई रिडक्शन पोटेंशियल से लो रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना है तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, उसमें एक्साइटेशन एनर्जी का जरूरत होता है। तो ये भी अपहिल है, ये फोटोन आ रहा है इसलिए, सिमिलरली ये भी अपहिल है। फोटोन आने के लिए इलेक्ट्रॉन अगर p680 से निकलेगा तो ये वाइटिन में गए, इसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, यहां पे रहता है PQ, यहां पे रहता है साइटोक्रोम B6F, अंडरस्टैंड ना, इसके बाद रहता है प्लास्टोसायनिन, अंडरस्टैंड ना, और फाइनली अल्टीमेटली PS1 के पास जाएगा, अंडरस्टैंड ना। इसको छोटा कर देते तो ये ड्राइंग नहीं हो जाएगा। फेओफाइटिन से कहां पे जाएगा, फेओफाइटिन से जाएगा तुम्हारा PQ के पास, यहां से साइटोक्रोम B6F के पास, इसके बाद PC के पास, और इसके बाद PS इसके पास जाएगा, अंडरस्टैंड ना। ये स्ट्रेट लाइन होगा, इतना समझ में आ रहा है ना कि इतना कम टाइम में और इतना डेप्थ में बोल दे रहे, तो ऑब्वियसली ये मतलब जो एकदम पहले भी पढ़ रहे हैं ना वो भी समझ जाएगा अगर थोड़ा सा कैप्चरिंग कैपेसिटी अच्छा है, अंडरस्टैंड। तो ये है क्या, ये डाउनहिल है, अंडरस्टैंड ना। ये क्या है, ये अपहिल है, ये डाउनहिल है, ये क्या है, अपहिल है। तो अप डाउन जेड स्कीम बोला जाता है जो हील एंड वेंडल ने प्रपोज किए थे, अंडरस्टैंड ना। कंसेप्ट क्लियर ना, ये वाला पार्ट अंडरस्टैंड ना, सब कुछ बोल दिए, अंडरस्टैंड ना, कंसेप्ट क्लियर ना। तो ये डाउनहिल है, डाउनहिल का मतलब क्या है, लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में, और हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ, कंसेप्ट क्लियर ना। और ये क्या हुआ, अपहिल हुआ। अपहिल मतलब क्या है, अपहिल मतलब क्या है, अपहिल का मतलब क्या हुआ, अपहिल का मतलब क्या हुआ, अपहिल मतलब हाई रिडक्शन पोटेंशियल से लो रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए एक्साइटेशन रिक्वायर्ड, यहां पे एक्साइटेशन नॉट रिक्वायर्ड, कंसीडर किया ना। इसके बाद ये सभी लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड ना। अच्छा, तो अल्टीमेटली देख, ड्यू टू कमिंग ऑफ फोटोन, नॉन साइक्लिक में ड्यू टू कमिंग ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है p680 से, जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन है वो p680 में नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP+ है, उसके पास जा रहा है, दैट्स व्हाई NADPH बन रहा है। बहुत अच्छे समझ ले। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर का रिक्वायरमेंट हो रहा था। मेरे को ना, तो नॉन साइक्लिक कब होगा, जब ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी है, ऑप्टिमम एनर्जी है, अंडरस्टैंड ना। और p680 को ग्रानुलैमेली में हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, एंड p680 को एक्साइट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, अंडरस्टैंड ना, करना। अगर उससे कम एनर्जी देंगे तो नहीं होगा, अंडरस्टैंड ना। अच्छा, तो साइक्लिक कब होगा, जब उतना एनर्जी नहीं है, अंडरस्टैंड, लो लाइट
इंटेंसिटी आ रहा है, लो एनर्जी है, जिससे 680 को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है, तब 700 एक्टिवेट हो रहा है एंड अल्टीमेटली साइक्लिक हो रहा है। बट अगर स्ट्रोमा लैमेली है, उसमें जितना भी एनर्जी तुम दे दो, ज्यादा भी दे दो, फिर भी साइक्लिक ही होगा, क्योंकि स्ट्रोमा लैमेली में ओनली PS1 है, PS2 नहीं है। एंड स्ट्रोमा लैमेली लैक्स, इसलिए हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली लैक्स NADP रिडक्टेज एंजाइम एंड PS2। कंसेप्ट क्लियर? में घुसा। चलो, तो यही वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जगह बच्चा लोग ना प्रॉपरली समझते नहीं है, लाइन रीडिंग करना ही है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडक्स पोटेंशियल स्केल। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट्स ऑफ द फोटोसिस्टम 1। क्या देखे थे कि फोटोन आने के लिए इलेक्ट्रॉन फियोपाइटिन के पास गए थे, वो फियोपाइटिन से अल्टीमेटली कहां पे गए? एक सेकेंड। ओके, फियोपाइटिन से कहां पे गए? फियोपाइटिन से अल्टीमेटली कहां पे गए? PS1 के पास गए। अंडरस्टैंड ना? किसके माध्यम से? थ्रू अल्टीमेटली हम लोग जानते हैं PQ, उसके बाद साइटोक्रोम B6F, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन के माध्यम से अल्टीमेटली PS1 के पास गए। PS1 में भी कुछ फोटोन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था, और ये जो फोटोन 680 में गिरा था वो भी अल्टीमेटली यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है FES की तरफ। FES से फाइनली अल्टीमेटली यहां पे भी अल्टीमेटली कुछ चीजें हैं, FES, FD के बाद अल्टीमेटली कुछ है, सब कुछ पढ़ना ही नहीं है। अंडरस्टैंड ना? मेरे को सुना, फाइनली किसके पास जाता है? ये इसलिए पढ़ना है कि क्लियरिटी आ जाता है। FD फाइनली NADP प्लस के पास जाता है, दैट्स व्हाई NADP H प्लस बनता है। तो बहुत अच्छे समझ ले, यही लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट आर पास्ड onto the pigments of the photosystem 1। photosystem 1 में गए। simultaneously electrons in the reaction center of PS1 are also excited। जो बोल रहे थे, यहां पे भी जैसे फोटोन गिर रहा है, यहां पे भी फोटोन गिर रहा है। अंडरस्टैंड ना? यहां जो अंडरस्टैंड करना। अच्छा, when they receive red light of wavelength 700 nanometer and are transferred to another acceptor molecule that has a greater redox potential। मेमोरी को थोड़ा करना, ये बोल रहा है, बहुत अच्छी समझ रहे। when they receive red light of wavelength 700 and are transferred to another acceptor molecule that has a greater that এইখানে লাইনটা বাচ্চারা খুব প্রবলেম করে। अंडरस्टैंड? मतलब बच्चा लोग को ये जगह पे बहुत प्रेशर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर आल्सो एक्साइटेड। मतलब यहां पे तुम फोटोन फेंके हो, दैट्स व्हाई अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे गया। अंडरस्टैंड? आल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ, अभी इलेक्ट्रॉन कहां पे है? यहां पे है। अंडरस्टैंड ना? एंड आर ट्रांसफर्ड, मेमोरी दिखना, तो साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर आल्सो एक्साइटेड। फोटोन आने के लिए ये जो PS1 है, या तो सपोज ये रिएक्शन सेंटर है, ये LHC है। अंडरस्टैंड ना? रिएक्शन सेंटर से, एक सेकेंड, अच्छा, रिएक्शन सेंटर से ये जो PS1 यहां पे गए, अंडरस्टैंड ना? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, मतलब FES के पास सपोज गए। अंडरस्टैंड ना? बोल रहे थे simultaneously electrons in the reaction center of PS1 are also excited। ये भी excited हुआ, यहां पे गए। अंडरस्टैंड ना? when they receive red light आया था, मेमोरी को 700 नैनोमीटर लाइट आया था, that's why ये यहां पे गए थे। अंडरस्टैंड ना? कंसिडर करना, another accept, मेमोरी को सुना, and are transferred to another, इसके बाद ये इससे और एक एक्सेप्टर के पास गए। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये ज्यादा है। अंडरस्टैंड ना? ये कम है, क्योंकि ये डाउन हो रहा है, मतलब इस का लो रिडक्शन पोटेंशियल है। इसके बाद जो कंपाउंड है, सपोज FD है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। मतलब क्या है? फोटोन आने के लिए इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड हुआ, वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से अगेन और एक जो मतलब कैरियर के पास गया, उस कैरियर के बारे में बोल रहे हैं। इस कैरियर में देखो रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। हम क्या बोले थे कि ये जो डाउनहिल मतलब क्या है? लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ। मतलब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल ये कम है, इसका ज्यादा है। इसका कंपैरिजन करोगे तो इसका कम है, इसका ज्यादा है। दैट्स व्हाई अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है डाउनहिल। अंडरस्टैंड ना? कंसिडर किया ना? तो यही चीज बोल रहा है मेमोरी घुसा ना, कि साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर आल्सो एक्साइटेड। फोटोन आया, अंडरस्टैंड ना? 700 नैनोमीटर, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके ऊपर में गया। अंडरस्टैंड ना? वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन यहां से मतलब FES से FD के पास आया, FES का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उससे FD का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, फाइनली NADP प्लस के पास जाएगा। तो then are moved downhill again, this time to a molecule of energy rich NADP plus। the addition of these electrons reduces, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट्स व्हाई NADP H प्लस हो रहा है। अंडरस्टैंड? ये बाकी चीज सब बोल दिए, साइक्लिक में भी सब कुछ बोल दिए। अंडरस्टैंड? अच्छा, साइक्लिक का एक लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देख ले। फोटोसिंथेसिस ऐसा एक चैप्टर है ना कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब बहुत कंसेप्चुअली। बच्चा फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन को टफ मानता है फोटोसिंथेसिस से, बट फोटोसिंथेसिस इज मच मोर अल्टीमेटली टफ एक्चुअली। लॉजिकली ये बहुत वास्ट चैप्टर है।
अच्छा, ये जो लाइन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी. Living organisms have the capability of extracting energy from oxidizable substance and store this in the form of bond energy. Special substances like ATP carry this energy in their chemical bond. ATP break down करोगे, ATP मतलब क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है एंड दो फॉस्फोनाइट्रिक टर्मिनल फॉस्फोनाइट्रिक बॉन्ड है, दोनों उसको तोड़ रहे हो, एनर्जी रिलीज हो रहा है. समझ में आना? कस ना उस रिलीज एनर्जी को इस्तेमाल करके CO2 से तुम एनएडीपीएच सॉरी CO2 से तुम ग्लूकोज बना रहे हो. अंडरस्टैंड? बोले थे ना कि लाइट रिएक्शन में के नॉन साइक्लिक में एटीपी एंड एनएडीपीएच बनता है. एटीपी तोड़ के अल्टीमेटली CO2 से ग्लूकोज बना रहे हो और एडीपीएच का रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन कर रहे हो. दैट्स व्हाई H+ रिलीज हो रहा है, दैट्स व्हाई CO2 से ग्लूकोज बन रहा है. समझ में आना? ये सब कुछ लिखा है यहाँ पे. जो बोले कि अल्टीमेटली सपोज स्ट्रोमा लेवल है, उसमें ओनली और ओनली PS1 है, तो अल्टीमेटली मतलब वहां पे तुम्हारा क्या होगा? वहां पे अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक ही होगा. साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सपोज फोटोन आए, अंडरस्टैंड ना, हम लोग जानते हैं PS1 का रिएक्शन सेंटर के जो अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो है वो 700 नैनोमीटर है. यहां से अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन निकला था, मतलब कहां पे गए? सपोज ये FES के पास गए, उसके बाद बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होके अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर के पास ये होता है क्या ना, FES से FD पे जाता है, उसके बाद साइटोक्रोम B6 से, इसके बाद PC होके यहाँ पे आते हैं. अंडरस्टैंड ना? हम लोगों का कौन सा है ये याद ही नहीं रखना है. अंडरस्टैंड ना? अल्टीमेटली क्या है, फोटोन आने के लिए इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है वो इलेक्ट्रॉन अगेन अल्टीमेटली यहाँ पे ही आता है. कहां पे आता है? P700 के पास ही आता है. दैट मींस एक्स मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जहां से एक्साइट हुआ था वहां पे ही आके आ गया. दैट्स व्हाई अल्टीमेटली क्या होता है? दैट्स व्हाई वो जो है, अंडरस्टैंड ना, दैट्स व्हाई वो क्या है ना, इसको बोला जाता है साइक्लिक. अंडरस्टैंड ना? Only PS1 is functional. The electron is circulated within the photosystem and the phosphorylation occurs due to cyclic flow of. तो यहाँ पे भी ATP बनता है, ATP यहाँ पे भी बनता है, वहां पे भी ATP क्यों बन रहा है? एंड द फॉस्फोरिलेशन ऑकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट्स व्हाई अल्टीमेटली ATP बन रहा है. अंडरस्टैंड? मतलब फॉस्फोरिलेशन हो रहा है. कंसीडर किया ना? A possible location where this could be happening in the stroma lamelli. Stroma lamelli PS2 नहीं होता है, अंडरस्टैंड? PS1 ही रहता है, वहां पे साइक्लिक ही होता है, नॉन साइक्लिक नहीं होता है. While the membranous lamellae of the grana have both PS1 and PS2, the stroma lamelli membranes lack PS2 as well as NADP redox. सभी बोल दिए. Excited electrons does not pass on to NADP+. Understand ना? Cycle back to PS1. देखो फोटोन आने के लिए PS1 से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था एंड PS1 में ही आके गिरा, मतलब आ गया. दैट्स व्हाई साइक्लिक. द साइक्लिक फ्लो हेंस रिजल्ट्स ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP. और ATP क्यों बन रहा है? ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अंडरस्टैंड? बट नॉट of NADP H+. Cyclic photophosphorylation also occur when only light of wavelength, suppose grana lamelli में भी है, but beyond 680 nanometer available for excitation, तब अल्टीमेटली क्या होगा कि साइक्लिक होगा. समझे ना? नॉन साइक्लिक नहीं हो पाएगा. यहाँ पे देख केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस लाइन बाय लाइन रीड नहीं कर रहे. अंडरस्टैंड ना? एकदम फटाक से बोल रहे हैं कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस होता क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ. समझ में आ रहा? 1:20 मतलब ऐसे ही 20 मिनट ज्यादा हो गया, 25 मिनट ज्यादा हो गया. 12:55 में खत्म करेंगे बोले थे और 10 मिनट से ज्यादा लेंगे ही नहीं. अंडरस्टैंड ना? कैसे करना? 120 तो 2:30 में हम लोग 11 को खत्म कर लेंगे, लिखा लेंगे. अच्छा, तो बहुत अच्छी समझ ले भाई, देख ले. अंडरस्टैंड ना? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है पीटर मिशेल ने दिए थे. तो ATP और NADPH कैसे बना था? 1 मिनट बैठ लेते हैं. अंडरस्टैंड ना? बैठ के ही बोलते हैं क्योंकि उतना आप लोगों का ये नहीं है. तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पीटर मिशेल ने दिए थे. हम लोग जानते हैं कि नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH बनता है. कैसे बनता है वो जो मतलब कैसे बनता है, ये जो हाइपोथेसिस से बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. अंडरस्टैंड? एक बार रीडिंग पढ़े ना, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से पता चलता है. तो पहले अल्टीमेटली हम लोगों को समझना है कि अल्टीमेटली ये जो है, बहुत अच्छा समझ ले, एक पार्टिकुलर थाइलाकॉइड लेके दिखा रहा है. ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है. ऑब्वियसली थाइलाकॉइड में सिंगल मेम्ब्रेन है, बस इसको ऐसे करके इसलिए दिखा रहा है कि थोड़ा सा विजिबिलिटी क्रिएट होगा. नहीं तो एक सिंगल मेम्ब्रेन दिखाएगा तो मेम्ब्रेन सिस्टम को नहीं दिखा पाएगा. ये दोनों मतलब दोनों पिगमेंट सिस्टम है, एक PS2 है, एक PS1 है. अंडरस्टैंड ना? कस करना? तो बहुत अच्छी तरह फोटोन आ रहे हैं. अंडरस्टैंड ना? तो PS2 से निकला इलेक्ट्रॉन, इसके बाद PQ, इसके बाद साइटोक्रोम B6, इसके बाद प्लास्टोसाइनिन, इसके बाद P700, इससे FDFNR मतलब NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP+ से NADPH बना. अंडरस्टैंड ना? कैसे किया ना? तो देख फोटोन आने के लिए इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ, अंडरस्टैंड ना? PS2 से, अंडरस्टैंड ना?
अंडरस्टैंड है, यहां से भी लॉस हुआ और यहां से भी लॉस हुआ। अंडरस्टैंड है, ये इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास गए, NADP प्लस के पास गए। अंडरस्टैंड है, NADP प्लस के पास गए और NADP प्लस से NADPH बन गया। तो ये समझ में आ गया कि कैसे NADPH बना। ड्यू टू कमिंग ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम P6H2 and P700 एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन गोस टू NADP प्लस। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP प्लस combines with electron and proton and form NADPH plus H plus। कंसेप्ट क्लियर ना? तो बहुत अच्छे समझ ले। ड्यू मतलब इसलिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस ही हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस को कंपेंसेट करने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए। अंडरस्टैंड ना? इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, वाटर। वाटर स्प्लिट हो रहा है तो हाफ ऑक्सीजन एंड 2H प्लस। ये वाला कहां पे जा रहा है, अगेन PS2 के पास जा रहा है, मतलब P680 के पास जा रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस को कंपेंसेट कर रहे हैं। तो ये जो H2 अल्टीमेटली टूट रहा है तो ऑक्सीजन है, प्रोटॉन है एंड इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे समझ ले, इसमें इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। अंडरस्टैंड ना? बहुत अच्छे समझ ले, ये 2H प्लस लिखते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है। अंडरस्टैंड ना? इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं और प्रोटॉन यहाँ पे अल्टीमेटली एक्यूमुलेट हो रहा है, प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। कंसेप्ट क्लियर ना? बहुत अच्छे समझ ले, प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, ये एक कारण है। और एक सेकंड कारण क्या है, बहुत अच्छे समझ ले कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दो चीज भूल है, बट एनसीईआरटी जो भी लिखते हैं, अंडरस्टैंड ना, दिस इज द बाइबल फॉर अस। अंडरस्टैंड ना? पीक ये जो है ये अल्टीमेटली क्या बोल रहे थे, ये जो P680 से P680 स्टार मतलब फेयोफाइटिन में जब गया, इसके बाद तो ये डाउनहिल ट्रांसफर हो रहा था ना, मतलब PS1 तक तो डाउनहिल हो रहा था। ये डाउनहिल जब हो रहा है दैट मींस स्पॉन्टेनियस हो रहा है। अंडरस्टैंड ना? लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है और जब अल्टीमेटली वो जा रहा है तब अल्टीमेटली उसको यूटिलाइज मतलब तब अल्टीमेटली PQ इज बेसिकली क्या है, PQ इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। कंसेप्ट क्या ना? तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली क्या है, इलेक्ट्रॉन को जब ट्रांसपोर्ट करेगा साइटोक्रोम B6F में तब अल्टीमेटली H प्लस को अल्टीमेटली लेके आए। अंडरस्टैंड? H प्लस जब लेके आएगा, PQ मतलब प्लास्टोक्विनोन है, प्लास्टोक्विनोन से अल्टीमेटली देख प्लास्टोक्विनोल बनेगा, बट यहाँ पे PQH2 के नीचे में ही प्लास्टोक्विनोल लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड? एक्चुअली क्वेश्चन में अगर आएगा रिड्यूस प्लास्टोक्विनोन फॉर्म में आएगा, और अगर प्लास्टोक्विनोन भी लिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनसीईआरटी लिखे तो तुम दिखा सकते हो। बट एक्चुअली क्या होता है, PQ से जब साइटोक्रोम B6F में इलेक्ट्रॉन जाएगा, PQ से जब साइटोक्रोम B6 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, B6F में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब PQ इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये अल्टीमेटली स्ट्रोमा से 2H प्लस को लेके आएगा, दैट्स व्हाई PQH2 बन जाएगा। PQ मतलब प्लास्टोक्विनोन है, प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनोल बनेगा, ये PQH2 मतलब क्या हो जाएगा, प्लास्टोक्विनोल। क्योंकि अगर प्लास्टोक्विनोन इस कीटोन है, अंडरस्टैंड ना? कीटोन का हम लोग जानते हैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते तो एल्डिहाइड व कीटोन बनता है, एल्डिहाइड व कीटोन का ऑक्सीडेशन करते तो एसिड बनता है। ये क्या है, ये प्लास्टोक्विनोन मतलब कीटोन है। कीटोन में तुम क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो। हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो मतलब क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन व गेन ऑफ प्रोटॉन, राइट? तो मतलब PQ में तुम H दे रहे हो तो वो हो जाता है प्लास्टोक्विनोल। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये दो जगह पे गलत है। एक है PQ इज नॉट अल्टीमेटली तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर एंड प्रोटॉन कैरियर, एक्चुअली साइटोक्रोम B6 है। और एक गलती क्या है, PQ अगर मतलब PQ इलेक्ट्रॉन अगर इसके रेस्पेक्ट में भी देखोगे, PQ अगर इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रांसपोर्टर है एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर है, PQ अगर स्ट्रोमा साइड से 2H प्लस को पकड़ रहा है तो PQ से PQH2 होगा तो वो तो प्लास्टोक्विनोल हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नीचे में प्लास्टोक्विनोल ही लिखा हुआ है, PQH2 से अगेन PQ होगा तो अल्टीमेटली 2H प्लस यहाँ पे आएगा। तो ऐसे करते करते H प्लस यहाँ पे ज्यादा होता जाएगा, बहुत ज्यादा, और यहाँ पे H प्लस कम होगा। अंडरस्टैंड ना? तो बहुत अच्छे से समझ ले, एनसीईआरटी में लास्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि केमियोस्मोसिस रिक्वायर्स मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब किसके बारे में बोल रहे हैं, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बारे में बोल रहे हैं। अंडरस्टैंड ना? इसके बाद लिखा है प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप मतलब क्या है, PQ इज बेसिकली प्रोटॉन पंप। अंडरस्टैंड ना? प्रोटॉन पंप, अंडरस्टैंड ना? प्रोटॉन पंप, अंडरस्टैंड ना? प्रोटॉन पंप। PQ इज बेसिकली योर प्रोटॉन पंप एंड अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों है, क्योंकि ये जो लुमेन में हाई H प्लस है और स्ट्रोमा में H प्लस कंसेंट्रेशन लो है। अंडरस्टैंड ना? तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। और एटीपी सिंथेस एंजाइम, एटीपी सिंथेस, अंडरस्टैंड ना? नॉट सिंथेटेज। अंडरस्टैंड ना? कभी कभी सिंथेटेज दे देगा, भूल हो जाएगा। सिंथेस इज बेसिकली लाइगेज एंजाइम, सिंथेटेज मतलब क्या होगा, लाइगेज एंजाइम। सिंथेस और सिंथेटेज दोनों ही किसी एनर्जी रिच कंपाउंड का सिंथेसिस करता है, बट सिंथेसिस जब काम करता है तब कोई एनर्जी रिच कंपाउंड को तोड़ के अल्टीमेटली मतलब उससे एनर्जी लेके कोई एनर्जी रिच कंपाउंड बनाता है। बट यहां पे देखो प्रोटॉन ग्रेडियंट तोड़ने के लिए लाइट आए इसलिए प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, और प्रोटॉन ग्रेडियंट तोड़ने के लिए अल्टीमेटली हम लोगों को